क्या आप दूसरे के दम पे कहीं बेटा स्टैंड करेंगे? क्या आप ये कंपटीशन दूसरे के दम पे क्वालिफाई करेंगे? एग्जाम हॉल में कौन बैठेगा? उतने टाइम में परफॉर्म कौन करेगा? पता भी नहीं अंदर क्या है इसके, लेकिन 6 घंटे एक्टिंग करनी है मुझे आज। कितने करनी है? इसलिए नहीं कि मुझे खुशी मिलेगी, इसलिए कि सामने वाले को दुख होगा कि मैं 6 घंटे क्या कर रहा था? पढ़ा रहा था। अभी आप पूछो, कुछ साल पहले एक मूवी आई जो अंग्रेजों और इंडियंस किसानों के बीच, जिसमें मैच खेला गया। कॉन्सेप्ट क्लियर? सर स्टोर है और रिकॉल वैल्यू बहुत हाई है सर हमारी। अब लेकिन इनसे पूछ लो, भैया जब 9th में थे तो फिजिक्स का चौथा टॉपिक कौन सा था? तो क्या है, कागज के टुकड़े यार। अगर कोई टाइम टेबल बनाने की इच्छा हो ही गई है तो दिल में बना लो यार एक बार। और पढ़ाई घंटा मिनट सेकंड में नहीं होती यार, दिल से होती है। क्या होती है? जैसे आप एंजॉय करते हैं, कैसे करते हैं? दिल से। खेलते हैं, कैसे खेलते हैं? गाना गाते हैं, कैसे गाते हैं? तो पढ़ लो भाई दिल से, कि इसी में सारा दिल गायब हो जाता है। कल को जाकर के जब अपने गूगल में सर्च मारोगे एग्जाम के दौरान, तो कुछ ना कुछ तो स्कैन करके लाएगा ना भाई। जब कुछ स्टोरेज ही नहीं है तो फिर दिल की ही आवाज़ निकलेगी ना, ब्रेन की आवाज़ कहाँ निकलेगी? और दिल की आवाज़ खुद नहीं रहेगी, उसमें भगवान को भी जोड़ेंगे। देख लेना, भगवान को भी टेंशन दे रखा। मेजर कल्ची क्लासेस, ऑनलाइन कोर्सेज फॉर ऑल डिफेंस एग्जाम्स, रिकॉर्डेड लेक्चर, ई नोट्स, डेली लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट। अब ऑनलाइन पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। डाउनलोड द MKC लर्निंग ऐप एंड फुलफिल योर ड्रीम्स। कैसे हैं आप लोग? बैठे, प्लीज सिट डाउन। एनडीए का रिजल्ट आ गया भाई? बड़ा हड़बड़ी लगी रहती लोगों को। क्या लगी रहती है? अच्छा, सौरभ सर से एक ही प्रश्न सबसे ज़्यादा होता है, सर ये बताइए रिजल्ट कब आएगा? गुड। सर ये बताइए फॉर्म कब आएगा? सर ये बताइए जो है कि डेट्स कब आएंगी? तो एक चीज़ मैं आपको बड़ी स्पष्ट कह दूँ आज, कि डेट भी टाइम से आएगी, एग्ज़ाम भी अपने डेट पे होगा और रिज़ल्ट भी टाइम से आएगा। उसमें कुछ परिवर्तन होने वाला नहीं है। अहम ये है कि उन चीज़ों को फेस करने के लिए टेक्निकली आप कितना तैयार हैं, एंड दैट्स मैटर लॉट। वो सबसे ज़्यादा मायने रखेगा, क्योंकि ये चांस एनडीए के एडमिट कार्ड आने के, रिजल्ट्स आने के, एग्ज़ाम्स आने के आज से नहीं हो रहे हैं, आज़ादी के पहले से हो रहे हैं। कब से हो रहे हैं बेटा? और लाजमी सी बात है, साल दर साल उसका प्रोसीजर वही है, उसमें कुछ चेंज होने वाला नहीं है। मायने ये रखता है कि जो साल आपके हिस्से में है, मायने ये रखता है कि जो साल आपके हिस्से में है, आखिर उस साल में कुछ आप कमाल करने वाले हैं कि नहीं। एंड दैट कमाल विल कम विद द ओनली वन ऑब्जेक्ट, दैट इज ऑल अबाउट योर फोकस स्टडी। आखिर आप कितना फोकस स्टडी करते हैं, कितना सही तरीके से प्लान करते हैं। तो चलिए, बिल्कुल स्वागत है आप सबका प्रयागराज शहर में। और आई होप बहुत लोगों से मुलाकात मेरी होती रहती है, बट चैनल के माध्यम से। किसके माध्यम से? तो इससे पहले कितने लोग भाई इंटरेक्ट कर चुके हैं? हाथ उठा सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, अभी भी मतलब संख्या कम है एक्चुअली। हाँ, अब आई थॉट दैट कि आई एम गोइंग टू कनेक्ट विथ एवरीवन। हाँ, चलो, कोशिश जारी है हर तरह से, एंड चीज़ें जैसा हम चाहते थे वैसा ही हो रही हैं। एंड एनडीए के एग्ज़ाम कितने लोग इसमें दिए थे? हाथ उठाएं। गुड, नीचे करें। कितने लोग का रिजल्ट आया? हाथ उठाएं। मतलब अच्छा, सबका रिजल्ट आ गया है? गजब नालायक हो। मैंने पूछा जो पास हुआ है को हाथ उठाएं, तो शायद हाथ उठना क्या हो जाएगा, यहाँ बंद हो जाएगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए, इट्स अ वेरी क्लियर एजेंडा। क्योंकि यूपीएससी जैसे जो एग्ज़ाम है ना बेटा, ये केवल इमेजिनेशन के दम पे क्वालिफाई नहीं होते। और आपको बता दूं कि 90% केवल इमेजिनेशन पे एग्ज़ाम दे रहे हैं। उन्हें ये लगता है बस हो जाएगा, उन्हें ये लगता है कि हाँ मैंने कर दिया है, उन्हें ये लगता है कि लगा के तो आया हूँ, शायद कुछ चमत्कार हो जाए। भाई एक चीज़ क्लियर कर लो यार ज़िंदगी में, कि चमत्कार और मत्कार कुछ होता है नहीं है एक्चुअली। द रियलिटी इज़ ऑल अबाउट रियलिटी। तुम 2 किलोमीटर दौड़ सकते हो कि नहीं दौड़ सकते हो भाई, ये केवल सोचने मात्र से संभव है क्या? नहीं, इसके लिए रियल मैदान में उतरना पड़ता है। और 2 किलोमीटर की रेस जब आप लगाते हो ना बेटा, तो होश में आ जाते हो कि सर यहाँ तो 200 मीटर नहीं हो पा रहा है। क्या नहीं हो पा रहा है? 2 किलोमीटर तो बहुत बड़ी बात है। ये बात इसलिए मैं बहुत स्ट्रांगली पॉइंट आउट कर रहा हूँ, और आप अच्छे ढंग से ये बात समझ रहे हैं कि जिस सिचुएशन में हम लोगों ने एकेडमी को स्टार्ट किया, शायद वो बहुत सर्वाइविंग स्टेज था। हमें परमिशन नहीं मिल रही थी, हमारे लिए बार बार दिक्कत आ रही थी, बट
हमने पॉजिटिवली अपनी बात रखने की कोशिश की, हमने समझाने की कोशिश की कि सर समय बीतता जा रहा है, सर एज निकलती जा रही है, मुझे इस ECS, PCS, TGT, PGT एग्ज़ाम का पता नहीं जहाँ 45 साल तक का कॉन्सेप्ट है या 50 साल तक का है, बट सर हम जिस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं यहाँ सर किसी के भी हिस्से में 1, 1.5 या 2 साल से ज़्यादा आने वाला नहीं है सर। तो आप समझ सकते हैं कि अगर सर इस प्राइम टाइम में बच्चों का 1 साल निकल गया सर, तो आप समझिए उन बच्चों के जीवन के साथ कितना गलत हो जाएगा। वो अपना सपना, अपना ड्रीम और एग्जैक्टली क्यों जन्म हुआ था, क्या उनका पैशन था और उन्हें क्या बनना था और क्या बनने वो निकल गए केवल इस वजह से क्योंकि इस परिस्थिति में उनको पढ़ने का या खुद पे मेहनत करने का मौका नहीं मिला। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि शायद इस वजह से एक पॉजिटिविटी आई, एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू कि आप सब ने वो पॉजिटिविटी दिखाई बेटा, अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया और आप घर से निकले और यहाँ तक आए। नहीं तो शायद मेरा भी साहस क्या होता, टूट जाता। कहाँ से मैं साहस लाता? आखिर हमारे आपके बीच का ये विश्वास ही तो था कि मैं एक प्लेटफॉर्म पे आके कहता हूँ कि आप आ जाओ। मैं एक प्लेटफॉर्म पे आके क्या कहता हूँ और आप आ गए यार। तो ये बॉन्डिंग है, ये बिलीव है जिसके वजह से हमें ये ताकत मिल पाई कि हम इस तरह का कुछ पॉजिटिव सिनेरियो क्रिएट कर पाएँ और एक सही जर्नी को स्टार्ट कर पाएँ। मैं समझता हूँ देश एक विषम परिस्थिति से गुजर रहा है, बट एक बात क्लियर उसके साथ ये हमारे लिए होनी चाहिए कि इम्यूनिटी ज़बरदस्त है तो तुम्हारा कोई कुछ उखाड़ नहीं सकता है, और अगर वो नहीं सही है तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता है। हाँ, तो एग्जैक्टली बीइंग अ फौजी यार, सबसे पहला धर्म हमारा है कि हम अपने इम्यून सिस्टम को अच्छा करें। किसको अच्छा करें? और इम्यून सिस्टम कहते हैं 2 ही जगह से अच्छा होता है, एक आपकी फिजिकल इफिशियंसी से और दूसरा आपका मेंटल इफिशियंसी से। अगर ये दोनों आइडियल कंडीशन में चले गए, बोले तो सुस्त कंडीशन में, किसमें चले गए, तो कभी भी इनमें परफॉर्मेंस नहीं मिल पाएगा और ये हर तरह के मर्ज और रोग से क्या हो जाएंगे, ग्रसित हो जाएंगे। तो अहम है कि आप सबको अपॉर्चुनिटी मिली है तो इसको सही से एंटरटेन करिए, पूरा फोकस दीजिए। अगला आने वाला सितंबर जो नेक्स्ट NDA और ऑब्वियसली मार्च अप्रैल का आपका जो अगला NDA फर्स्ट होगा, ये 2 प्रायोरिटीज़ आपके लाइफ में आपके सामने हैं। स्टडी बहुत प्लान्ड होगी, बहुत फोकस्ड होगी, तभी अप्रोचेस होंगे। हाँ, ये ट्रू है कि NDA जैसे एग्ज़ाम की हम प्रायोरिटीज़ तो आपके सामने डिसाइड ही करेंगे, बट साथ ही साथ हम आपको एयरफोर्स एंड नेवी जैसे ही फॉर्म को भरने के लिए क्या करेंगे, प्रेरित करेंगे। क्योंकि मुझे ये लगता है कि आपको हर तरह के एग्ज़ाम को फेस करना चाहिए क्योंकि आपको एक बेहतर अनुभव देता है। ज्वाइन करना ना करना वो किसका ऑप्शन है, तुम्हारा ऑप्शन है, लेकिन बाहर से बकैती बिल्कुल नहीं चलेगी। उसको क्वालिफाई करके छोड़ोगे तभी मैं क्या मानूंगा, बहादुर। तो आई जस्ट टेल एवरीवन टू गो फॉर द मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी। क्या जाना है बेटा, हमें मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज के लिए जाना है, दैट इज द एम। आप यहाँ बैठे रहोगे और आप कहोगे सर मुझे IT मेंस भी टारगेट करना है, तो शायद मैं उसके लिए भी आपको मना नहीं करूँगा। ऑब्वियसली लास्ट एग्जाम जो रहा आप अच्छे से जान रहे हैं कि सितंबर माह में IT का एग्जाम क्या किया गया, कंडक्ट। अच्छा, IT एग्जाम की मैं बात क्यों कर रहा हूँ? हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि अब TS44 एंड TS45 तक तो आपके पास ऑप्शन थे बेटा कि आप डायरेक्ट अपने 10+2 के PCM के परसेंटेज के आधार पे इन एग्ज़ाम में SSB में अपीयर हो सकते थे। बट फर्दर नेवी टेक ने तो ऑलरेडी इस परंपरा को ख़त्म कर रखा है, बट पहले आप ध्यान दें तो TS46 से कहीं न कहीं आर्मी TS ने भी इस परंपरा को क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। उन्होंने ये माना कि अगर बच्चा बीटेक करने आ रहा है तो एटलीस्ट उसका स्टैंडर्ड उस लेवल पे होना ज़रूरी है, जिसमें उन्हें हर प्रॉस्पेक्ट को अहमियत दी है। आपके बोर्ड के परसेंटेज को अहमियत दिया है, साथ ही साथ आपके IT मेंस के भी परसेंटेज और कट ऑफ को अहमियत दिया है, और दोनों के ज्वाइंट वेंचर के आधार पे जो है वो चीज़ें संभव हो पाएंगी। अब यहाँ कई प्रश्न बड़े बड़े खड़े हो जाते हैं सर, जैसे कि आप एज ए ऑर्गेनाइजेशन आज हमें विजुलाइज करें तो हमारी मौलिक जिम्मेदारी कितनी बढ़ जाती है। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि व्हेन इन स्टार्टिंग वी स्टार्टेड द प्रोग्राम फॉर द NDA फाउंडेशन, बट वी स्टार्टेड It was very big question in India because for the defense there was no prospect. डिफेंस के लिए कोई भी prospect इस देश में नहीं था, कोई सोच नहीं थी, कोई स्ट्रक्चर नहीं था, यूं ही वाला कॉन्सेप्ट था। तो उस जर्नी में जब मैंने इसको, क्योंकि IT फाउंडेशन, PMT फाउंडेशन का एक टैगलाइन सेट था, लोग उसको जानते थे, जाते थे, करते थे। बट आज इतना इंटरेस्टिंग कारवां चेंज हो रहा है, मैं आपको बताऊं कि आज कहीं न कहीं NDA फाउंडेशन कोर्स इस देश के लिए सबसे क्रेडिबल प्लेटफॉर्म होता जा रहा है। अब आप पूछेंगे सर क्यों, तो मैं आपको क्यों का जवाब देता हूं। आज क्यों ये क्रेडिबल होता जा रहा है। आज 11th एंड 12th स्टैंडर्ड का जो एकेडमिक्स है बच्चा, वो सबसे अहम हो चुका है। हम अच्छे से समझते हैं कि आज भी हम कस्बों की बात करें, गांव की बात करें, या हम छोटे जगह या छोटे शहर की बात करें, कहीं न कहीं 10+2 लेवल की जो एजुकेशन है बेटा वो अप टू द मार्क नहीं है। अब उसके बहुत सारे कारण हैं।
कारण है कि लाजमी सी बात है कि बहुत योग्य लोग वहां नहीं रहना चाहते हैं। दूसरा कारण ये है बेटा कि जो वहाँ पेइंग कैपेसिटी है, दैट मीन उनको जो पेमेंट मिल रही है वो मात्रा क्या है, कम है, इस वजह से भी लोग सस्टेन नहीं करते हैं। और तीसरा सबसे अहम चीज़, मैं इस बात को बहुत ऑनेस्टली एक्सेप्ट भी करता हूँ, हम जिस फ्रेटर्निटी से बिलोंग करते हैं, जिनको गवर्नमेंट का टैग लग जाता है बेटा, वो मटरगस्त हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? वो एक्चुअली पढ़ाना भी नहीं चाहते हैं। और इन सारी चीज़ों का भुगतान जो है वो बच्चे को बनाया जाता है। किसको बना लिया जाता है? क्योंकि कॉन्सेप्ट ये हो जाता है कि सही से पढ़ नहीं रहा है, सीरियस नहीं है, जबकि सच्चाई ये है कि सीरियसनेस की कमी कहीं और है। सीरियसनेस की कमी, हमारा भी टाइम था, हमारे भी टीचर्स थे, हमें पढ़ाते थे, उन्होंने हमें कभी इस तरह का लांछन नहीं लगाया, बल्कि जिम्मेदारी से पढ़ाया, गाइड किया और किसी लायक बनाया। बट आज मैं देखता हूँ कि वो परंपराएं थोड़ी सी बदल गई हैं, हालात चेंज हुए, नकल का प्रकोप बढ़ता चला गया, लोग नकल पे ज़्यादा भरोसा करने लगे, तो चीज़ें क्या होती गई बेटा, खराब होती गई। मैं इन बातों को इसलिए आपसे शेयर कर रहा हूँ क्योंकि देखो, हम सब भी कहीं ना कहीं उन परिस्थिति से निकल के आए हैं। अब मसला ये है कि इन बातों को लेकर हम आगे रोएंगे, इन बातों को लेकर के हम आगे रोएंगे, या सर फिर आगे बढ़ने की हम तैयारी शुरू करें जीवन में। तो ऑब्वियसली हमारा जो उद्देश्य है वो यही है बेटा कि अब हम आगे की तैयारी करें। अब इन चीज़ों को रोने का कोई फ़ायदा नहीं है। तुमने क्या परसेंटेज पाया, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम लाख बताते रहो, मुझे इसको सुनने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। हाँ, बट अगर आप टीएस की बात करना शुरू करेंगे, नहीं सर मुझे आर्मी टीएस को और नेवी टीएस को ही प्रायोरिटी में क्या करके लेकर चलना है, तब मैं जानना चाहूँगा कि वाकई में तुम्हारा बोर्ड में परसेंटेज क्या है। तब मैं जानना चाहूँगा कि वाकई में क्या मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री का फोकस उस लेवल का तुम मेंटेन कर सकते हो बेटा, जो कल को मेन एग्जाम देने के लिए भी आपको क्या करें, कहीं ना कहीं सुदृढ़ बना सके। और ऑब्वियसली आपको पता है कि अप्रैल में फिर से आप मेन एग्जाम में क्या होंगे बेटा, अपीयर होंगे। मेन का एग्जाम साल में एक बार होगा। कितनी बार होगा? और अगर आपके परसेंटेज ठीक हैं, और आपको एक लकी बात और बता देना चाहता हूं कि परसेंटेज बोर्ड कट ऑफ गिरा देगी गवर्नमेंट। जो अभी तक आपका 70% का कट ऑफ क्राइटेरिया जा रहा था, अब वो कितना हो जाएगा, 60%। कितना हो जाएगा बेटा? और हमारी सेम एक्सपेक्टेशन नेवी से भी है, क्या है कि उसका भी परसेंटेज कट ऑफ क्राइटेरिया गिर जाएगा। बट इसका ये मतलब मत समझिएगा कि कट ऑफ का लेवल गिर जाएगा, कट ऑफ का लेवल हाई जाएगा। इस बार बच्चे जब आर्मी टीएस का फॉर्म भर रहे थे, कितने लोगों ने इसमें टीएस का फॉर्म भरा था? हाथ उठाएं। ठीक है, नीचे करिए, किसका किसका कॉल लेटर है वो हाथ उठाएं। कितना परसेंटेज है? 88%। गुड। अब यहाँ से कॉन्सेप्ट क्या हो गया, क्लियर हो गया। कट ऑफ क्या गया? 88% गया। क्या गया? तो सर मेरे से कह रहे थे कि सर अब मतलब अभी कोरोना टाइम में सर ऐसा है, मतलब फॉर्म कौन भरेगा सर? हमने कहा नालायक सब खाली बैठे हैं, कुछ करे ना करे इसका फॉर्म जो है वो जरूर बढ़ाएंगे और इसका कट ऑफ खींच के कहाँ ले जाएंगे, आसमान में। और फाइनली वो 88 पे कट ऑफ क्या कर दिया भाई, पार्टिसिपेशन पे ही सारा चीज डिसाइड हो रहा है बच्चा। तो ऑब्वियसली आप बैक फुट तो अब नहीं झांक सकते हैं। हाँ, लेकिन एक लकली ये पॉइंट मैं आपको जरूर ऐड करना चाहूँगा कि हमारी एक्सपेक्टेशन है कि जो नेक्स्ट, जैसे कि अभी TS 45 भी आ रहा है, अब इसमें कट ऑफ 88 नहीं होगा, इस बार कट ऑफ आएगा 75 से 78 के बीच में। क्या आ जाएगा बेटा? तो जो भी लोग 75-78 PCM में है एग्रीगेट, उनकी एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया बढ़ जाएगा। बट मेन का एग्जाम, किसी ने मेन का एग्जाम भी दिया इसमें? हाथ उठाएं। अकेले दिया भाई तूने? रिजल्ट आ गया? कितना गया परसेंट? 58%। बहुत ज़्यादा ला दिए यार तुम तो। हाँ, तुम्हारा जी कितना गया? 78। तुम्हारा तो परफेक्ट। और बोर्ड का कितना गया? 86। PCM में? अच्छा, PCM भी 86 ही गया और उधर आपने 78। शाबाश। TS 44 आपके चांसेस श्योर हैं, ठीक है ना? नेवी टेक वाला, हाँ TS 45, 44 नहीं बेटा, 45 बोल रहा हूँ मैं। नेवी वाला भरा था फॉर्म? अच्छा ठीक है, उसका भी एडमिट कार्ड आने के पूरे चांसेस हैं तुम्हारे, ठीक है ना? यू हैव बोथ ग्रेट ऑप्शन विथ यू ओवरऑल। ठीक है, बैठ जाओ बेटा, कोई बात नहीं। आपका कितना बोर्ड परसेंटेज है? 75। ठीक है, आर्मी TS के लिए तैयार रहना, नेक्स्ट अटेम्प्ट वो भी बैठना और उसको भी क्या करना है, मेंटेन करना है। तो मैं आपको समझाना चाह रहा था बेटा कि फाउंडेशन के दृष्टिकोण से कितनी जिम्मेदारी बढ़ चुकी है। अब हम सीधा सीधा आदेश कर रहे हैं कि भाई 10th के बाद आ जाओ, 10th के बाद आ जाओ। 11th 12th 2 साल हम जम के पढ़ेंगे, बेहतर 11th पढ़ेंगे, बेहतर 12th पढ़ेंगे। आपको अच्छे से पता है कि 11th के बाद आप एग्जाम के लिए क्या है बेटा, एलिजिबल हैं। अगर आप टेक्निकली देखें तो आपके 3 चांस जा चुके हैं, समझ में आ रहा है? कितने चांस जा चुके हैं? हाँ, 3 चांस तो गए। और जब फर्स्ट में ही नहीं सिक्योर हुआ तो सेकंड में चांसेस हैं क्या? हाँ, सेकंड में और धुरंधर बैठे थे, क्या बैठे थे? तो वही कट ऑफ लीड कर देंगे एक बार फिर से बैठ करके। दैट मीन हम चौथे अटेम्प्ट पे पहुंच गए। किससे पहुंच गए? इसके पीछे वजह क्या रही? लैक ऑफ अवेयरनेस। क्या रहा सर?
और एग्जैक्टली आपको पता है कि अगर वो 2 साल हमें बेस स्ट्रांग मिल गया होता सर, तो आज हम रॉक स्टार कंडीशन पे खड़े होते हैं। बिकॉज 2 प्रायोरिटीज हमारी उस समय होती सर, और 2 क्यों, मैं तो कहूँ 3 प्रायोरिटीज आपके सामने मैं खड़ी करता हूँ, और आज फाउंडेशन में हम खड़ा करने की कोशिश पूरी तरह से कर रहे हैं। पहली प्रायोरिटी है कि बच्चे का मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री कमाल का होना चाहिए, जिससे कि वो बोर्ड परसेंटेज 90 से नीचे ना जाए किसी भी कीमत पर, पहली प्रायोरिटी। दूसरा, जीएस और इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट पे जबरदस्त कमांड, क्योंकि हमारा ये मानना है कि एनडीए जैसे एग्जाम में भी कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। और थर्ड, अगर उसने मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग की है, बोर्ड में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो लाजमी सी बात है कि मेन में भी उससे हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है बेटा, बेहतर है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर वो एक मेन का क्राइटेरिया क्लियर किया तो 2 आर्मी टीएस के एसएसबी, 2 नेवी टीएस के एसएसबी, और 2 किसकी बेटा, एनडीए के एसएसबी। किसकी भैया? तो टोटल कितना हो गया आपका? 6 अपॉर्चुनिटी नहीं है यार। 6 बार कोई फेल नहीं होता भाई, कितनी बार फेल नहीं होता है, और कम से कम 2 साल तो मौका मिलता ही मिलता है। दैट मीन 6 दूना 12, कितनी अपॉर्चुनिटी हो रही है बेटा? आई थिंक 12 अपॉर्चुनिटी ओनली फॉर द कमीशन कैटेगरी आई एम टॉकिंग बडी। मैं केवल कमीशन कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। अगर पहले नॉन कमीशन जोड़ दूँ बेटा जा करके, आपका एयरफोर्स, नेवी, आर्मी और इंडियन कोस्ट गार्ड, तो पहले आपके पास 10 अपॉर्चुनिटी क्या हो जाती हैं भैया, और खड़ी हो जाती हैं। साल भर में 16 अपॉर्चुनिटी, कितनी अपॉर्चुनिटी मिल रही है एक साल के अंदर। दूसरे साल बेटा ये 32 हो जाएंगे, कितनी हो जाएंगे? और मुझे लगता है कोई बेटा 32 बार फेल होता होगा, बट कहते हैं कि ये जो 16 अपॉर्चुनिटी है, जो 32 अपॉर्चुनिटी है, शायद इस अपॉर्चुनिटी के काउंट से कोई मतलब नहीं है। शायद अगर सच्चाई से तैयारी की जाए बेटा, तो एक भी अपॉर्चुनिटी क्या है हमारे लिए, बहुत है। मौके कितने मिलेंगे ये अहम नहीं है, अहम ये है कि जो मौका मिलेगा बेटा उसके लिए आप तैयार हैं कि नहीं है। एंड दैट इज अ वेरी सीरियस क्वेश्चन व्हाट यू नीड टू आस्क विथ योरसेल्फ। आई थिंक आफ्टर कोरोना द लॉट ऑफ थिंग विल चेंज बेटा। कोरोना की सिचुएशन को देखते हुए मुझे लगता है कि बहुत कुछ बदल गया है। आज शायद अपनी जिम्मेदारी का आप एहसास कर पा रहे हों, शायद आप ये महसूस कर पा रहे हों कि आपके पूरे परिवार का भविष्य आपके ऊपर टिका हुआ है, आप फ्यूचर हैं। कितना जिम्मेदारी भरा स्वरूप आपके सामने आ रहा है, आपके सेंस में आ रहा है। अब अहम ये है बेटा कि इसको सच्चाई के साथ आप जीने वाले हैं, या वैसा ही दिखावा चलेगा जैसा हम दिखावा करते चले आए। तो आज कुछ इसी मुद्दों पे बात होंगी बेटा। और ऑब्वियसली इट्स द फर्स्ट इंटरेक्टिव सेशन विथ ऑल ऑफ यू, एंड लकली हम कल शाम को 4 बजे भी मिलने जा रहे हैं, एंड दैट इज़ द फर्स्ट सेशन फॉर मी ओवरऑल। एंड मैं पूरी आग लगाऊंगा, बट मुझे लगता है कि दैट इज़ द ओनली सेशन वेयर आई विल डू मोटिवेशन। बट उसके साथ साथ आज मैं आपके बीच केवल इसलिए आया हूँ कि आपको भी कुछ सच्चाई के साथ आज कबूलना होगा बेटा, महसूस करना होगा, ड्रामेबाजी से थोड़ा सा बाहर आना होगा, एक सच्चाई के साथ खुद को बेहतर करते हुए आगे लेके बढ़ना होगा। यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम बेटा, या कोई भी कंपटीशन, आप हमेशा समझ लेना कि जुगाड़ टेक्नोलॉजी के बस पे संभव नहीं है। उसका अपना एक लेवल होता है। क्या होता है बेटा? जब तक वो मार्का आप नहीं टच करोगे, तब तक आप इस कंपटीशन को कभी क्रैक नहीं कर पाओगे। आपको क्या लगता है इतना आसान होता होगा? 3.5 लाख बच्चा अपीयर हो रहा है बच्चा, कितना? और 7 से 8 हज़ार बच्चों को 30 से 35% पे क्वालिफाई कराने में यूपीएससी की ऐसी की तैसी हो जाती है। आप इसका मतलब समझने की कोशिश कर रहे हैं? क्या हालात हैं। ऐसा नहीं कि यूपीएससी किसी को रिजेक्ट करने बैठी है, उनको भी तो सेलेक्ट करना है। हमारे टाइम में कट ऑफ बेटा 50% था। क्या था? मैं समय से देखता हूं कि आज ये कट ऑफ घट करके कहाँ आ गया, 30 और 35% पे आ गया। ये हालात बने। बट ऐसा नहीं कि 30-35% कट ऑफ लेके कोई अवार्ड मिल जा रहा है, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन होना ही नहीं है। क्योंकि सिलेक्शन के लिए मिनिमम अगर आप 700 से नीचे आ जा रहे हैं, क्या आ जा रहे हैं? और भाई इतने चमत्कारिक तो नहीं कि तुम यहाँ 300-325 में मान लो सिलेक्शन ने भी लिए फॉर एग्जांपल, तो आप वहाँ फंसोगे क्या? उधर तुमको मिल जाएगा 400 बोर्ड में, कोई गारंटी है एसएसबी वाले में तुमको 900 में 400 मार्क्स? अभी हाल फिलहाल में मैंने एक इंटरव्यू भी लिया एक बच्चे का, क्या नाम है सर उसका बच्चे का? चंद्रप्रकाश, इट्स चंद्रप्रकाश, बट ही गॉट द, इवन आई विल डू मोर इंटरव्यू, मेरे को 2-3 और इंटरव्यूज करने हैं बच्चों के अलग अलग रैंक पे, तो शायद उसका रैंक 161 था। क्या रैंक था बच्चा उसका? तो 161 रैंक पे अगर आप उसका स्कोर जाके देखें तो 800 के अबव है। कितने के अबव भैया? ऑब्वियसली आसपास 400 के आसपास उसने रिटन में क्वालिफाई किया है, और इसी के आसपास उसने किस में लिया? इंटरव्यू में। तब जाकर के 800 के ऊपर गया और अपनी सीट को क्या कर पाया? सिक्योर कर पाया ओवरऑल। तो ये बहुत अहम है बेटा, और इसमें बहुत कंफ्यूजन मत लाना दिमाग में कि बहुत मेरे से सर कट ऑफ बता दो सर, क्या कट ऑफ हो जाए? अरे कहेगा कट ऑफ यार, तेरे को मैं कट ऑफ बता दूं स्पष्ट तौर पे क्या होता है? 50%।
क्या कट ऑफ है? इसको कहीं कील मार लो, कहीं कस लो, ठोक लो, जो मन में आए वो कर लो अपने हिसाब से। बट आज से अभी क्या हो गया कि आजकल बड़ा बढ़िया ट्रेंड चला है कि YouTube पे अच्छे अच्छे थंबनेल लगा लेते हैं लोग। क्या लगा लेते हैं? और उसके बाद थंबनेल लगा के 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, जितना उनके जीवन का बकवास होता है उसको निकालते हैं वहां जाकर के। और सामने वाला अपना टाइम क्या कर रहा होता है? अंत में होता है पूरा खोदा पहाड़ और अंत में निकली क्या भाई? चुईया वाला हाल हो गया। मैं इसलिए इस बात को वार्न कर रहा हूं कि ऐसे बहुत ज्यादा फॉल्स जो है सिनेरियो में नहीं जाने का जरूरत है। सच्चाई है बेटा 50% चाहिए यार। क्या चाहिए? अब 50% का सिनेरियो क्या है सौरभ सर? सिंपल है यार, मैथ के 120 क्वेश्चन है बेटा। कितना है? आपका कमिटमेंट होना चाहिए कि मैं सर 60 तो मारूंगा राइट। हाँ, मैं मान सकता हूं कि 60 एग्जैक्ट राइट कोई नहीं मार सकता है, बट हम 70 तक जाएंगे सर। कितना जाएंगे? और उसमें से 60 सर लेके आएंगे। दैट इज द कमिटमेंट। करके देखो, कोई फेल करे रिटन एग्जामिनेशन में। अब इसमें मुझसे जुगाड़ पूछो आप बैठ के, सर ये बताइए 30-35 से चल जाएगा? भाई चलाने आए इधर हम। हाँ, इट्स अ कॉम्पिटिशन, इट्स अ जुगाड़। ये जुगाड़ करने आए, कंपटीशन क्रैक करने आए? नो, you need to go with the reality beta. If 150 question we have in a second paper, you know that we need to go above 80 यार। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हम 70 राइट मारेंगे बट 80-85 तक हम जाएंगे। आप जाके दिखाओ यार, आपको कोई फेल करके दिखाए। और देखो मोटा मोटा आंकड़ा आप जोड़ लो बैठ के। अगर उधर 60 जा रहा है बेटा, कितना बन गया आपका? 150। और इधर भैया अगर आपका 70 निकल गया तो कितना बन गया? 280। ओवरऑल बेटा 400 क्या करोगे भैया? ढांक जाओगे। और यही सत्य है, इसका कोई जुगाड़ नहीं है। और आपको कुछ सच्चाई और गहराई से देखना हो ना, तो 2019 का फाइनल मेरिट लिस्ट आ चुकी है। देखा तुम लोगों ने? देख के हर चीज फील कर लो। पूछो मत अंधों की तरह दूसरों से क्या पूछते रहोगे? तुम्हें हर चीज खुद दिखाई देनी चाहिए। आपका खुद का ब्रेन होना चाहिए, खुद का जस्टिफिकेशन हर चीज को होना चाहिए। किसी की बात को इतना भरोसा नहीं करते हैं बैठ करके। आपका ब्रेन खुद एनालाइज करना चाहिए कि रियल स्टेटस सर क्या है। टॉपर बच्चे ने बेटा 1024 स्कोर किया। कितना स्कोर किया? 1024। तुम्हें क्या लगता है केवल एसएसबी के दम पे आया होगा? वो रिटर्न में भी जाके बेटा मारा होगा 600-650 का परफॉर्मेंस, तब जाके संभव हो पाया होगा। कौन है वो बच्चा? उसने स्ट्रैटेजी बनाई। क्या बनाई बेटा? तब जाके वो चीज कर पाना क्या हुआ भैया? संभव हो पाया। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बेटा टू रियलाइज कि सर हमें तैयारी ही ऐसी करना है सर जिसमें ये रेंज हमारे अंदर डेवलप हो। अब अहम ये होता है कि सर तैयारी की प्रक्रिया में हम बढ़ेंगे कैसे आगे। अब चलिए, दो स्वरूप है बेटा पढ़ाई का दुनिया में। एक है दिखावे वाली पढ़ाई, एक होता है असल पढ़ाई। और मैं बहुत खुल के बता देना चाहता हूं कि 90% संख्या दिखावे वाली है। क्या है बेटा? अब मायने रखता है कि आप सब खुद को 90 में कंसीडर कर रहे हैं, खुद को 10% में कर रहे हैं। इट्स अप टू यू बेटा, ये पूरी तरह से आप पे डिपेंडेंट है। उनका प्रोसेस क्या है? डेली क्लास में बैग लेके आना है, बैग रखना है, उल्लू की तरह बोर्ड देखना है, फिर बैग में कुछ लिख लेना है। जो मतलब इतना खुद को रिलैक्स कर रखा है कि यहाँ जो लिखा जा रहा है उसको भी ब्रेन के थ्रू प्रोसेस नहीं होने देता है। केवल कहता है आंख से काम चलाऊंगा मैं, इधर मैं ले जाऊंगा तो लोड बढ़ता है मेरा। क्या बढ़ता है? और मैं इतना लोड नहीं ले सकता। हाँ, मेरे ऊपर ऑलरेडी बहुत लोड है। हाँ, किस चीज़ का लोड है भाई? अब उस लोड की कहानी बहुत लंबी लंबी है सर। हाँ, देयर इज अ मेनी टाइप ऑफ लोड सर, यू कांट अंडरस्टैंड। हाँ, आई अंडरस्टैंड भाई। सारे लोड खत्म कर दो, सारे लोड क्या कर दो? नहीं, सच्ची बता रहा हूँ, अगर ये लोड नहीं ले लिया ना तो ज़िंदगी पूरी तरह से लोडेड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? और हर समय फायर ही फायर होता रहेगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मेक इट फ्री। इसको क्या कर लेते हैं थोड़ा सा भाई, खाली करते हैं इस समय। और इसको कहाँ लगाते हैं? ले जाके सही जगह लगाते हैं। और सही जगह क्या है इस समय? कि जो भी चल रहा है सर इसको हम पढ़ेंगे। इसको क्या करेंगे? कल मैं एक वर्ड ऑफ आइडेंटिफिकेशन समझा रहा था बच्चों को कि द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द कॉन्शियस माइंड एंड अनकॉन्शियस माइंड। ठीक है ना? कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड का, सब कॉन्शियस एक अलग चीज़ है। सब कॉन्शियस में वही चीज़ें जाती हैं जो आप कॉन्शियस तरीके से अपने अंदर लेते हैं। तो थ्योरम समझा रहा था कि कॉन्शियस और अनकॉन्शियस क्या होता है। जैसे यही क्लास है, इसी में कुछ ब्रेन कॉन्शियस बैठे हैं। क्या बैठे हैं? और कुछ अनकॉन्शियस बैठे हैं। और अनकॉन्शियस क्या कर रहे हैं पता है? कितनी देर पकाएगा ये आदमी अभी? 10 तो बज गए, 10 मिनट अभी और चले गए आदमी लगता है ना। तो उसका अपना ही थ्योरम चल रहा है। क्या चल रहा है? अपने ही दुनिया में क्या है वो मस्त है, उसको किसी से कोई मतलब नहीं है। हम सर सब समझते हैं, हमको सब आता है, आई एम वेरी कैपेबल। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है यार। हर इंसान को एक दिशा निर्देश की जरूरत होती है, एक सही गाइडेंस की जरूरत होती है। और कल आप जब सेशन में आएंगे तो मैं इस बात को आपको एहसास कराऊंगा कि आखिर आपकी लिमिट क्या है।
आप कहाँ जा सकते हैं और आप कहाँ रुक जा रहे हैं, और रुकने पे आखिर आपको किस तरह के साहस, मोटिवेशन और गाइडेंस की जरूरत है, जिसके दम पे आप वो कर गुजरेंगे जिसके विषय में आप सोच भी नहीं सकते हैं ओवरऑल। एंड इट विल कम विद द रियलिटी, इट विल कम विद द रियल अप्रोच। बेटा ये केवल रियल अप्रोच से आता है। मैं कॉन्शियस और बेटा अनकॉन्शियस माइंड की बात कर रहा था। सारा गेम बेटा पार्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन का है। किसका है? कॉन्सेंट्रेशन इज नॉट अ वर्ड विच कम फ्रॉम इनसाइड। कॉन्सेंट्रेशन कोई ऐसा वर्ड नहीं जिसको लाना पड़ता है। बोले कंसंट्रेट हो जाए तो ऐसे कंसंट्रेट, आदमी डर जाए सामने वाला है, कहाँ का पागल है ये आदमी, हाँ तो घूर देते ना आँख से ऐसे, हाँ अच्छा ऐसा घूर रहा है, समझ लो कुछ नहीं जा रहा अंदर उसके, केवल घूर रहा है। क्या कर रहा है? तो सर हम कंसंट्रेशन ला रहे हैं। क्या ला रहे हैं? और लोग 3-3 घंटे बैठ के एक्टिंग करते हैं। इतना तो कोई हीरो एक्टिंग नहीं कर सकता एक मूवी में, उसका भी रोल मुश्किल से 1-1.5 घंटे रहता है। कितना रहता है? और यहाँ हम कितने कितने घंटे रोल निभाते हैं? ऐसे किताब खोल के बैठे हैं 6-6 घंटे। कितने घंटे? पता भी नहीं अंदर क्या है इसके, लेकिन 6 घंटे एक्टिंग करनी है मुझे आज। कितने करनी है? इसलिए नहीं कि मुझे खुशी मिलेगी, इसलिए कि सामने वाले को दुख होगा कि मैं 6 घंटे क्या कर रहा था? पढ़ा रहा था। तो ये ज़्यादातर दूसरों को लेके परेशान है। किसको लेके परेशान है? जिसका कोई मतलब नहीं है। लेट्स बी रियल यार। अब हम सब बेटा यहाँ इकट्ठा हुए हैं और शायद ये विषम परिस्थिति है, तो थोड़ा ओरिजिनल होने का टाइम आ चुका है यार। बंद करो दिखावा, बंद करो वो बकैती जिसकी ज़रूरत नहीं है। रेस डायलॉग मारने से नहीं क्वालिफाई होगी। उसके लिए बेटा सुबह 5 बजे उठ करके जा करके 3 किलोमीटर मैदान में पसीने यार बहाने पड़ेंगे। और नहीं बहाने की क्षमता है ना तो मजाक चल रहा है। आज यहाँ तुमको ब्रह्मा पे मोटिवेट करने कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि असल मोटिवेशन कहाँ से आता है बेटा? आपके अंदर से आता है। और ये अंदर का मोटिवेशन मेरे से लोग हमेशा पूछते हैं कि सर इसको जारी कैसे रखा जाए। तो इसको जारी रखने का एक ही उद्देश्य है और एक ही तरीका है बेटा, प्रयास। क्योंकि जानते हैं एक बार मोटिवेशन आपको उठा के किसी जगह पहुंचा सकता है, दोबारा उस जगह मोटिवेशन नहीं पहुंचाता है, बल्कि आपका प्रयास आपको ताकत, वो शक्ति, वो सामर्थ्य देता है कि आप लगातार उस प्रक्रिया में क्या रहते हैं बेटा? जारी रहते हैं। तो कोई भी आपको किसी पोजीशन पे बेटा एक बार पहुंचा सकता है, बट उस पर सस्टेन करने की कैपेसिटी किसके अंदर होनी चाहिए? क्या आप दूसरे के दम पे कहीं बेटा स्टैंड करेंगे? क्या आप ये कंपटीशन दूसरे के दम पे क्वालिफाई करेंगे? किसके दम पे क्वालिफाई करेंगे? एग्ज़ाम हॉल में कौन बैठेगा? उतने टाइम में परफॉर्म कौन करेगा? आप करेंगे यार। तो ये तो समझना बहुत ज़रूरी है कि सर हम एक दिखावे के लिए निकले हैं या फिर सच्चाई से उस चीज़ को जीतने और पाने के लिए निकले हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ज़रूरी है कि आप में हर चीज़ को लेके एक प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन हो, नहीं तो आप पागल हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इधर खड़ा होकर के आपसे कन्नड़ भाषा में बात करूं, किस में बात करूं? और आप लोग खूब इंटरेस्ट दिखाए हैं और खूब कंसंट्रेशन दिखाए हैं। क्या दिखाएं? कुछ समझ में आएगा क्या? नहीं। गलती है किसी चीज़ की? किस चीज़ की गलती हो गई यहाँ पे? इस लैंग्वेज का आपको आइडेंटिफिकेशन नहीं है। ये कम्युनिकेशन का माध्यम आपके समझ के बाहर है। तब तो फिर यहाँ तुमको 4 घंटे बैठाए रहे, तुम क्या ऑब्जॉर्व करोगे? कुछ ऑब्जॉर्व करोगे? कुछ नहीं। तो हुआ, कोटा पूरा किया और उसके बाद निकल लिया भाई। सेम थिंग हैपन एवरी डे इन द क्लासरूम। यही चीज़ रोज इस क्लास के अंदर होती है। फंक्शन नामक, सेट थ्योरी नामक, कॉम्प्लेक्स नंबर नामक कोई टॉपिक शुरू होता है। क्या होता है? काले काले अक्षरों में। किस अक्षर में? और हमारे लिए तो काला अक्षर भैंसी बराबर है सर, क्योंकि कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है क्या चल रहा है सर, बस चल रहा है सर, नोट्स बन रहा है सर, और हम दिमाग को लोड नहीं देंगे सर, क्योंकि कहीं समझ में आ गया तो दिक्कत हो जाएगी। क्या हो जाएगी? दिक्कत हो जाएगी। हाँ, तो बेटा ये बहुत ज़रूरी है कि उधर बैठ करके ड्रामा कर रहे हो बोर्ड देखने का, या वाकई में बोर्ड देख रहे हो। और वो आइडेंटिफिकेशन तो पैदा करना पड़ेगा। अगर तुम सोचे उस आइडेंटिफिकेशन का भी कोई जुगाड़ है सर, तो नहीं है जुगाड़। अब ऐसा नहीं कि मैं ऐसे अनुभव बता रहा हूँ, मैंने भी नालायक की पंक्ति की ना वहाँ बैठ के, और जहाँ जहाँ किया आज तक भोग रहा हूँ उस टॉपिक को लेकर के। कॉन्फिडेंस मेरा बिल्डअप नहीं हुआ, क्योंकि एक बात समझा दूँ होश में, जितने ड्रामे होने थे हो गए, जितना समय बीतना था बीत गया। जब भी यहाँ फंक्शन का सब टॉपिक कोई चला, खुटका मारते रहे, बिजी रहे, बीत गया। एक दूसरे को पत्थर मारते रहे, बीत गया। अब कुछ बचा नहीं है। अब ये लास्ट अटेम्प्ट है लाइफ का। क्या है बेटा? अगर इसको ही बिता दिए भाई उसी तरीके ना,
तब तो मैं कहूँगा कि ब्रह्मा भी सिखाने आपको नहीं आएंगे। ये चीज़ दिमाग में रख लीजिए अच्छे ढंग से, और बिता के कंपटीशन नहीं निकलेगी, उस चीज़ को समझ के निकलेगी। तो इस समय बेटा थोड़ा जगने का है, रियलाइज़ करो। बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए आपको अपने पेरेंट्स का, जो उन्होंने इस परिस्थिति में आपको यहाँ तक भेजा है। बहुत सारे स्टूडेंट को मैं जानता हूँ जो कि ऑब्वियसली इस परिवार का हिस्सा नहीं बन पाते हैं क्योंकि उनकी फैमिली उनको सपोर्ट नहीं करती है। तो आप प्रिविलेज्ड हैं। तो इसका मतलब ये ना समझें कि इस टाइम को आपको अनावश्यक तरीके से गुजारना है, उस महत्व को समझ के चलना है बेटा। फिर बच्चा मेरे से पूछता है सर आखिर ये आइडेंटिफिकेशन का रास्ता क्या है। अब जैसे पॉइंट आया कि आखिर क्लास में आने की आपके अंदर ऊर्जा कहाँ से हो, आखिर क्लास में बैठने में आपको इंटरेस्ट कैसे आए, कैसे आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल और बढ़े। भाई प्रश्न तो यही है दिक्कतपूर्ण। आई लिसन द कैंडिडेट कि कुछ लोग क्लास अब्सेंट करते हैं। आई रियली फील सरप्राइज अबाउट इट, बिकॉज मैंने अपने कभी भी एकेडमिक जो है ईयर्स में मुझे पता भी नहीं होगा कि मैंने कभी क्लास अब्सेंट की। मतलब मैं सोच भी नहीं सकता, ये तो बहुत बड़ी चीज़ होती है। कैसे एक आदमी अपना 4 पीरियड छोड़ सकता है, आप इसका मतलब समझ रहे हैं। अगर वो 4 पीरियड निकल गया ना बेटा, तो पूरी ज़िंदगी लगा दो ताकत। वो माहौल, वो मूवमेंट, वो सिचुएशन आपके समझ द्वारा, चाहे जितना गाइड से पढ़ लो, चाहे जितना जिससे पढ़ लो, वो जो मूवमेंट होता है ना बेटा, उस मूवमेंट को पाना आसान नहीं है। क्योंकि ये कोई खाने वाली चीज़ नहीं है, रटने वाली चीज़ नहीं भाई, ये महसूस करने वाली चीज़ है, ये समझने वाली चीज़ है। और कहते हैं समझना तो तभी हो पाता है ना जब उस रिदम में हम क्या हूँ बने रहें। तो आज से कसम खा लीजिए खुद से कि पहला काम कि सर जो भी टॉपिक क्लास के अंदर रन करेंगे, क्या करेंगे, द फर्स्ट प्रायोरिटी यू हैव इज कि आप उस चीज़ को रिवाइज करके आएंगे बेटा। क्या करके आएंगे? शायद आप मुझसे पूछते हैं ना सर कि मोटिवेशन कैसे हो सर, क्लास के अंदर इंटरेस्ट कैसे आए सर, आप पूछते हैं ना सर कि जो है कैसे सर कंसंट्रेशन बढ़ाएं। तो आज मैं तुमको सबसे बड़ा रामबाण दे रहा हूँ। अभी तक आपने इसको कहानियों में बहुत सुना होगा बैठ कर के, हाँ रिवाइज करें। आज रिवाइज की कहानी समझाता हूँ। रिवाइज है क्या एक्चुअल में? रिवाइज ये है बेटा कि कोई भी नया टॉपिक आपके सामने नहीं आ रहा है, सब 11th-12th में पढ़ के आए हो, नथिंग इज न्यू। अहम क्या है कि जब एक बार रिवाइज करने आप बैठोगे ना बेटा, आपको रियलाइज होगा कि इसमें से कौन सी चीज़ आपको आती है और कौन सी चीज़ आपको नहीं आती है। आपका बेटा ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपको क्या आता है और आपको क्या नहीं आता है। लोगों का दिक्कत इसी बात को लेके है बेटा, एक्सेप्टेंस नहीं है। क्या नहीं है? हवा में है, दौड़ लेंगे, लगा लेंगे, हो जाएगा, और इसी चक्कर में समय क्या होता जा रहा है बेटा, बीतता जा रहा है और ज़िंदगी खत्म होती चली जा रही है ओवरऑल। तो यू हैव अ प्रीशियस टाइम फॉर 1 ईयर बेटा। 1 साल गोल्डन है यार। सच्चाई से लग जाओ, और सच्चाई ये है कि रियलाइज़ करके आओ एवरीडे कि मेरे को क्या आता है, मेरे को क्या नहीं आता। अब आपके पास बेटा क्लास आने की वजह है क्या है? क्योंकि आपको ये आता है और आपको ये नहीं आता है। लाजमी सी बात है आप क्लास के अंदर आप होंगे। अब जैसे ही जो चीज़ स्टार्ट होगी आपको आती हुई, तो लाजमी सी बात है आपका 100% कॉन्सेंट्रेशन होगा, क्योंकि वो चीज़ आपको आती है। आप कूदेंगे भी खूब ढेर सारा, तो फिर लोगों को थामना पड़ेगा, रुके रहो भाई, बाकी को नहीं हाँ, तो उसमें थामा किया जाता है ना। मतलब ज्ञान आने मतलब कूदना नहीं चाहिए, धैर्य आ जाना चाहिए अंदर। दूसरा, वहाँ 100% कॉन्सेंट्रेशन होगा बेटा। लेकिन जैसे ही वो चीज़ स्टार्ट होगी जो तुम्हें नहीं आती है, अभी तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन बेटा ऑटोमेटिक 1000% हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया? और इसको लाने की ज़रूरत नहीं होगी, ये आपके अंदर से आएगी बेटा। और इस बार मामला आ रहा पार। समझ लो यार, हर चीज़ को जी लो, एक एक टॉपिक को एंजॉय कर लो, महसूस कर लो। कंपटीशन कॉन्सेप्ट की है, किसकी है बेटा? जानते हो, आई विल जस्ट लिसन अ वेरी नाइस स्टेटमेंट कि सर ट्रिक बता दो, ट्रिक बता दो। ट्रिक क्या होती है यार? ट्रिक होती है जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है और आप 4 स्टेज छोड़ करके 5वें स्टेज पे सीधा आ जाते हैं। कहाँ जाते हैं? इसी को दुनिया में क्या नाम दे दिया गया? ट्रिक का। पर उस ट्रिक के भी पीछे क्या छिपा होता है? कॉन्सेप्ट। तो अहम क्या है? कॉन्सेप्ट आने दो यार, ट्रिक तो खुद बनाओगे बैठ करके गुरु। कैलकुलेशन इतना हाई होता है इंसान का कि 4-5 लाइन तो ऐसे जंप कर जाता है, वो विजुलाइज कर लेता है। क्या कर लेता है? तो रटा होने से नहीं होता है, पढ़ा होने से होता है। हाँ, दैट्स वाई परसेंट कितना है ये मायने नहीं रखता है, नॉलेज कितना है ये बात बहुत मायने रखती है। एंड दैट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। इस बात को आपको समझना बच्चा बहुत ज़रूरी है। तो बिल्कुल अब इस तरह से जब आएंगे और हर सब्जेक्ट पे आप मैथ उठाएंगे, कि स्ट्रैटेजी बनाइए कि 33 टॉपिक हैं, हर टॉपिक पे कमांड लाना है सर। और समय है, कोई रेस नहीं लगी है, बहुत बड़ा भगवान दिमाग दिए हैं। 2 क्विंटलियन बाइट का ये है, कितना? इसमें ये जो तुम्हारी किताब है ना 200-300 पेज की, इसकी जैसी 5 करोड़ किताबें जा सकती हैं। क्या की जा सकती हैं? हाँ, 5 करोड़। अगर 100% इस्तेमाल हो तो 10% हो तो कितना हो सकता है?
50 लाख। कितने का मामला हो जाएगा? 1% इस्तेमाल हो तो, और यहाँ साला कितना किताब का मामला फंसा है? काइडू भाई 5 किताब हैं कुल। मैथ है, फिजिक्स है, इंग्लिश है, जीएस है, और कुछ है क्या? यही पूरा है ओवरऑल राम कहानी। तो समझ सकते हो कि माइनस में इस्तेमाल करना है भाई। किस में इस्तेमाल करना है? कहीं माइक्रो माइनस में चले जाओ। मतलब हम उसका क्षमता इस लेवल पे भी इस्तेमाल करने को तैयार नहीं है। इसकी शक्ति जान रहे हो? ये गूगल है। ये क्या है? ये गूगल का ही बाप है, इसने गूगल ही बनाया है। हाँ? अच्छा, कुछ ऐसे नालायक हैं, एग्जाम में बैठ करके कमांड दे दिए ब्रेन को, ढूंढो। अब ब्रेन ने कभी कुछ देखा हो? अब उसको कौन बताए कि इसके अंदर कोई भी चीज खुद से नहीं आती है, इसके अंदर कोई भी चीज क्या करना पड़ता है? उसका एक प्रोसेस होता है। मैंने ब्रेन का सेशन लिया था, तो इन दैट सेशन आई ब्रीफ दैट कि रिकॉल वैल्यू क्या है, स्टोरेज क्या है, ट्रांसमिशन कैसे होता है चीज़ों का। भाई ऐसा थोड़ी ना आपकी आंख देखती है। आंख देखती है क्या? कौन देखता है? हर चीज़ के पीछे कौन है? ब्रेन। और तुम साला ब्रेन ही को नहीं काम करने देते। और जैसे किताब सामने मेरी रखी हुई है, आंख मेरी इसको देख रही है, ये केवल रिकॉर्डर है। क्या है भाई? चिप अंदर है। तो चीज़ें कहाँ रहती हैं? कैमरा में रहती हैं कि चिप में रहती हैं? नहीं, तुम लोग सोचते हो कैमरा से ही काम चलाएंगे सर, हम चिप तक नहीं जाने देंगे। कहीं फुल हो गई तो ऑलरेडी सर बहुत स्टोर है। क्या है? अलग अलग फिल्में स्टोर की है सर हम लोगों ने। मान लीजिए डिलीट हो गई तो हाँ, अलग अलग सर कहानियां स्टोर की हैं। अच्छा, अलग ही सेंस ऑफ ह्यूमर है, अलग ही तरह का क्राइटेरिया। देखो स्टोरेज किस लेवल का है। अभी यहाँ पूछो, कुछ साल पहले एक मूवी आई जो अंग्रेजों और इंडियंस किसानों के बीच जिसमें मैच खेला गया। कॉन्सेप्ट क्लियर? सर स्टोर है और रिकॉल वैल्यू बहुत हाई है सर हमारी। अब लेकिन इनसे पूछ लो, भैया जब 9th में थे तो फिजिक्स का चौथा टॉपिक कौन सा था? सर ये स्टोर में नहीं है, ये तो हमारे केवल रिकॉर्डर में पड़ा था। किसने पढ़ा था? अभी जाएंगे देखेंगे तो मामला क्या हो जाएगा। What is the matter behind it? बेटा इसको टेक्निकली भी आप समझिए। ये सारा गेम इंटरेस्ट का है। किसका है? आपको वो चीज़ इंटरेस्ट में आई तो आपने उसको क्या कर लिया? कैप्चर कर लिया। और जो चीज़ आपके इंटरेस्ट में नहीं है आप उसको टाइम पास। इसीलिए ब्रेन दो तरह का होता है ना, एक राइट होता है और एक क्या होता है? लेफ्ट होता है। और दोनों ब्रेन की अपनी कैपेसिटी, अपनी फंक्शनिंग है। इसलिए कहा जाता है कि आप अपने ब्रेन को सही डायरेक्शन में इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ज़्यादातर तुम उसमें कूड़ा ही स्टोर करने की कोशिश करते हो दिन भर। इनकी लव स्टोरी याद है, उनकी लव स्टोरी याद है, मालूम नहीं किसकी किसकी याद है। और आपको पूछ लो कि इनके बीच एक जंग हुई तो याद है? जंग नहीं याद करता मैं सर, केवल मैं लव स्टोरीज याद करता हूँ। ये मेरा इंटरेस्ट एरिया है सर। हाँ, अब कौन पूछे कि लव स्टोरी कौन पूछेगा एग्जाम में? वहाँ तो साला वार ही पूछने वाले हैं। क्या पूछने वाले हैं कि आखिर ये वार कब हुआ? माई पॉइंट इज दैट बेटा, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ टेक्निकली। ठीक है, हम इंसान हैं, वी हैव अ डिफरेंट प्रोस्पेक्ट, डिफरेंट एनालिसिस, पर इन सब के बावजूद थोड़ा सा ये समझना होगा अब हम लोगों को कि आपकी क्षमता बहुत है। आपकी क्षमता क्या है? आपकी क्षमता आप सोच नहीं सकते हो। आप रास्ते से गुजर रहे हो। कहाँ से गुजर रहे हो भाई? और एक गाना सुनाई दे जाए तुमको कहीं के घर से, मतलब बहुत दूरी से, फिर तुम्हारा दिमाग रिकॉल मारेगा, अरे साला ये गाना किसके चक्कर में सुना था मैंने? तो पहली क्लास से लेकर के 10वीं क्लास तक का पूरा एनालिसिस, फिगर, इमेज, और क्या मुस्कुराहट चेहरे पे। वाह, दिन बन गया आज का। क्या हो गया भाई? आज का दिन बन गया मेरा। मैं ये नहीं कहता आप खुशी को मत जीजिए, इट्स वेरी गुड यार, बट आप सच्चाई को भी थोड़ा कबूलिए कि आपको वो चीज़ें भी वैसे ही एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी जिसको आप भार की तरह ले रहे हैं। असल में ये आपकी ज़िंदगी है, असल में ये आपकी रियल खुशी है। क्या है बेटा? दैट इज़ द रियल पावर यू। और ये अगर मिस हो गई ना बेटा, तो जितना फालतू की स्टोरी सेव किए हो तुम नहीं डिलीट करोगे, समय डिलीट करवा देगा सबको। हाँ, और आसपास वो स्टोरी नज़र नहीं आएगी। तो चाहते हो अगर वो कहानियाँ ज़िंदगी में बनी रहें, वो इमोशन जिंदा रहें, तो ब्रेन का सही जगह इस्तेमाल आज से क्या हो जाए भाई? स्टार्ट हो जाए ओवरऑल। बाकी बहुत चरफर है, घूमता रहता है, तफरी खाता रहता है, यहाँ जाएगा वहाँ जाएगा, वहाँ स्टेबल नहीं है। आधा घंटा चलो चौराहा घूम के आते हैं,
मतलब इतना, वो कहते हैं ना, ये तुम्हारा नौकर है कि तुम इसके नौकर हो, इस बात को समझ लो अच्छे ढंग से। ये हर मिनट, हर सेकंड, हर घंटे बिल्कुल छैला टाइप का आदमी है, ऐसे नचाता रहेगा तुमको, कभी यहाँ ले जाएगा कभी वहाँ जैसे सही काम करने बैठे तुम वैसे तुमको उठा के क्या करेगा, ये भगाएगा। इसी कंट्रोल को कहा जाता है बेटा कि आपके अंदर की इच्छा शक्ति किस लेवल की है, और यही छोटे छोटे प्रयास जो होंगे बेटा आपको बड़ा बनाएंगे। अब आप पूछेंगे सर इसको जीतेंगे हम कैसे, तो छोटी चीज़ है बेटा, आज बड़ा प्रश्न है, ठीक है, हम बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारी चीज़ें अभी डिस्कस होंगी, टाइम एक लंबा समय में एक दूसरे के साथ बेटा गुजारने वाले हैं, और पूरी तरह से साथ हूँ, हर चीज़ बिल्कुल सच्चाई से आपको बताऊँगा, और मेरी पूरी कोशिश होती है यार कि सारे सेलेक्ट हो जाएं। मैं वही बात हमेशा कहता हूँ ना कि परिस्थिति तो सेम है यार, कुछ अलग है क्या है, यही सौरभ सर हैं, यही आप सब हैं, हम सब एक रूम में बैठे हैं, एक पंखे के नीचे हैं, वही हवा खा रहे हैं, सब कुछ वही, कुछ परिवर्तित है क्या, बट इसी में कुछ सफलता का कारण बन जाएगा और कुछ लोग सफल नहीं होंगे। क्या परिस्थिति में कोई अंतर है बेटा? प्रॉब्लम कहाँ से है? उसका मन स्थिति सही नहीं है, वो अपने ही जोन में क्या कर रहा है बेटा, चले पड़ा, उसको मतलब ही नहीं कि क्या बातें हो रही हैं और क्या बेहतर हमारे लिए हो सकता है। उस जोन से यार बहुत बाहर आने की जरूरत है, और इस कड़ी में सबसे अहम होगी आपकी संगत। सबसे अहम क्या होगी कि आखिर आप किसके साथ रहते हैं, ये बहुत मायने रखेगा। आपकी इच्छा शक्ति टूटने का या सस्टेन करने का आपके सर्किल पे बेटा बहुत बड़ा फर्क डालेगा, ये आप विशेष रूप से ख्याल करके चलिएगा। वो हर सेकंड आपको गलत ले जाएगा। एक ऐसा दोस्त मिले बेटा जो बिना कहे आपको सुबह 5 बजे उठाए और लेके दौड़ने के लिए निकल जाए, ऐसा आदमी मिले तो भाई ज़िंदगी में छोड़ना नहीं। एक ऐसा दोस्त जब तुम्हारा पढ़ने से मन टूट रहा हो तो 5 मिनट तुम्हें अच्छी बातें करके बेटा खुद लेके साथ में बैठ जाए पढ़ने, और सवालों को ऐसे दोस्त को तलाशना ज़िंदगी में। और जान लेना एक बात कि संगत ही इंसान के भविष्य को क्या करती है बेटा, डिसाइड करती है। जैसी संगत रहेगी वैसी ही रंगत निकल के बाहर आएगी बेटा। तो ये जज करना आपका अधिकार है। और मैं आपको बता दूँ फिर से एक बार कि ये जो मनचला वाला एटीट्यूड है इसकी संख्या 95% है। कितना है बेटा? ये आप ध्यान में रख के चलिएगा अच्छे ढंग से। तो अभी आपको डिसाइड करना है कि वो 95 का आपका मित्र है या वो 5% वाला है। और फोकस्ड आदमी तो चाहिए, और इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। ये तुम्हारा ज़िंदगी, तुम अपने हिसाब से जियो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। बट मुझे एहसास है मेरे पेरेंट्स की जिम्मेदारियों का, मुझे एहसास है मेरे छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारियों का, मुझे एहसास है मेरे माँ बाप के सामाजिक प्रतिष्ठा का, मुझे एहसास है कि मेरा जन्म किस लिए हुआ और मुझे किस उद्देश्य से आगे बढ़ना और क्या कर गुजरना है। क्योंकि बेटा एक बात समझ लो, जन्म एक है, धरती यही है, समय यही है। 2 रास्ते हैं कि कीड़े मकोड़ों की तरह किसी कोने में क्या हो बेटा, मर जाएं, या कुछ अचीव करके खुद को, माँ बाप को, परिवार को, समाज को एक ऐसा गर्व दे जाएं कि यार पूरी दुनिया आपको क्या रखे बेटा, हमेशा याद रखे। तो दैट्स द विजन व्हाट यू हैव। और उसके लिए बेटा आपको बता दूं मैं, तो बहुत सच्चाई से चलना होगा। किससे चलना होगा बेटा? मतलब सच्चाई का कोई जुगाड़ नहीं है। अगर मैथ के उस टॉपिक की बात किया हो तो पढ़ के आना है। फिजिक्स का वो टॉपिक हो रहा है बेटा तो उसको आपको पढ़ के आना है। इंग्लिश का वो टॉपिक है तो आपको रिवाइज करके आना है। नहीं कर रहे हैं तो खोखला बन रहे हैं। कोई कितनी भी कहानी आपको बताता रहे बेटा, आई स्पीक वेरी ट्रुथ एंड एवरी मंथ रिजल्ट विल टेल यू एवरीथिंग। हर महीने आने वाला रिजल्ट आपको सारी सच्चाई आपकी क्या करता रहेगा। और आपको बता दूं, इस दुनिया में लोग सच्चाई को इग्नोर करने में बहुत एंजॉय करते हैं। क्या करते हैं बेटा? भ्रम में जीना चाहते हैं और लोगों को भ्रम में जिलाना चाहते हैं। ऐसे बच्चे जो एग्ज़ाम दे के आते हैं, कैसा हुआ? ठीक ही हुआ है। कितना हो गया होगा? ठीक ही हो गया होगा। रिजल्ट आएगा, देखते हैं। रिजल्ट भी आ गया। अब पेपर टफ था इस बार का, अगली बार फिर से देखेंगे। और ऐसे नालायक हैं बेटा, ये पूरी ज़िंदगी केवल देखते हैं। क्या करते हैं? एक कुछ नहीं करते हैं। क्योंकि जिस दिन वो एग्ज़ाम दे के आया बेटा, उसको उसी दिन पता चल गया मेरी औकात क्या है। लेकिन वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। क्योंकि बेटा उसने अगर एक्सेप्ट कर लिया होता उस दिन कि हाँ ये टॉपिक थे मैथ के जिन पे क्वेश्चन मैं नहीं कर पाया, वो बेटा इन 6 महीनों में उसके लिए क्या करता? मेहनत करता, और आने वाले अप्रैल के लिए क्या कर देता? कमाल कर जाता। लेकिन उसने एक्सेप्ट ही नहीं किया यार। क्या रखा है इस खोखले दिखावे में? क्या इससे कुछ मिलता है क्या? ये 6 घंटे किताब खोल करके बैठे रहना, ये दिखाने के लिए कि सामने वाला टॉर्चर हो रहा है प्रॉपर तरीके से कि नहीं, कुछ मिलता है क्या इससे? आप किसके लिए कर रहे हैं? सब आपके लिए यार, इससे किसी को कोई फ़र्क पड़ता नहीं एग्जैक्टली। तो प्लीज़ इस बात का ख्याल रखें कि सर जो भी करेंगे सच्चाई से करेंगे सर, और अच्छाई से करेंगे। और एक बात समझ लेना कि मैं
ऑलमोस्ट हर मंथ आपसे मिलता रहूँगा और आपकी सच्चाई का प्रदर्शन आपके सामने मैं लाता रहूँगा। देखता हूँ कब तक आप भागते हैं, मैं तो दौड़ लगाता रहूँगा आपके पीछे और आके सच्चाई बताता रहूँगा बेटा। और एक बात ध्यान रखना कि जो आपका ये इनर मोटिवेशन है ना, ये आपकी एकेडमिक सच्चाई पे टिका हुआ है। ये हमेशा डायलॉग तुम लोग पढ़ते हो ना कि स्वस्थ शरीर में क्या निवास करता है, ये डायलॉग नहीं है, ये सच्चाई है। ये क्या है बेटा? अगर इस सच्चाई को महसूस करना हो तो एक बार खुद से कसम खाओ, कमिटमेंट करो, 1 महीने केवल 2 किलोमीटर दौड़ दो। कितना दौड़ दो बेटा? दुनिया बदल जाएगी आपकी। आप सबसे पावरफुल महसूस करेंगे खुद को, मतलब आप से ज़्यादा पावरफुल आपको कोई नज़र ही नहीं आएगा। आपको लगेगा कि आप बड़ी से बड़ी जंग लड़ सकते हैं, आपको लगेगा कि आप बड़ी से बड़ी परेशानी को हरा सकते हैं और आपका ब्रेन कमाल का फंक्शन करेगा। वो 1 घंटे आधे घंटे का जो सुबह 5 बजे का प्रयास है, बिल्कुल उठिए। आप अगर 5:30 बजे उठ सकते हैं, 5 बजे उठ सकते हैं, आप 6 बजे उठ सकते हैं, उठिए यार, और 1 घंटे शरीर के नाम पे क्या करिए बेटा, दे दीजिए। और ऑब्वियसली आपको तो आना है तो आपको तो 5 बजे उठना ही है, आपके पास कोई रास्ता नहीं है। आधे घंटे 45 मिनट शरीर पे काम दीजिए, नहाइए धोइए, हल्का सा कुछ ब्रेकफास्ट है करिए, फटाक से क्या करिए बेटा, आप निकलिए। 7 बजे से लेकर 10-11 बजे तक आपने पढ़ाई की अपनी, फिर गए आराम से जो है हल्का फुल्का कुछ ब्रेकफास्ट किया, 1 बजे तक अपना बढ़िया 1-2 घंटा बीच में और टाइम निकाल के पढ़ लिया, 1 बज गया, लंच किया अपना। लंच के बाद मैं बिल्कुल कहूँगा कि 1-1.5 घंटे आपको रेस्ट भी क्या करना चाहिए बेटा, करना चाहिए। माइंड क्या होता है आपका, उससे फ्रेश होता है। फिर सेकंड हाफ की जर्नी शुरू होती है, फिर उठ के 2-3 घंटे जम के पढ़ा, बिल्कुल 2-3 घंटे पढ़ो, फिर शाम को जाओ घूमो, मुझे कोई एतराज़ उस बात से नहीं है। क्योंकि आप पढ़ के जाते हैं तो हर चीज़ में आपको खूबसूरती नज़र आती है, क्योंकि आपके अंदर की पॉजिटिविटी क्या रहती है बेटा, मेंटेन रहती है। आइए शाम को बिल्कुल जम के फिर 2-3 घंटे रात में अच्छे से पढ़िए, बट कोशिश करिए कि रात में बेटा कुछ भी हो जाए आपको 12 नहीं रखना है। क्या नहीं रखना है? एक डेडलाइन है, आज का काम आज ही ख़त्म करना है। अगर आज के लिए आप कल चले जाएंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा? और उल्लू नहीं बनना है, हमें इंसान बने रहना है। क्या बने रहना है? तो एज स्टूडेंट 12 o'clock डेडलाइन क्या मानी जाती है? हम लोगों ने भी जीवन भर उसी का, क्योंकि अगर 12 o'clock हम बेटा सो जाएंगे तभी ईमानदारी से हम 5:30 बजे क्या कर पाएंगे बेटा, उठ पाएंगे। नहीं, उठ ही नहीं पाएंगे, शरीर उठना अलाउड ही नहीं करेगी। और 12 भी कोई डेडलाइन है। अगर आपको लगता है कि आप 11 o'clock पे कंफर्टेबल हैं तो आप 11 o'clock पे जाके सोइए। और डिसिप्लिन, और एक बात हमेशा मेरी याद रखना, दुनिया में जैसे बेटा बुरी चीज़ों की कहते हैं कि आदत डालनी नहीं पड़ती है, पड़ जाती है। क्या होती है? मैं वैसे एक बात हमेशा कहता हूँ कि बेटा अगर अच्छी चीज़ों की आदत पड़ गई तो ये बुरी चीज़ों की भी प्रभाव से कहीं ना कहीं बहुत ताकतवर होती हैं। इसका नशा होता है, जैसे बुरी चीज़ों का नशा है वैसे किसका नशा है? अच्छी चीज़ों का नशा है। अगर एक बार मेहनत करके आपने अपने शरीर की फिटनेस बना ली तो आप ताउम्र अपनी फिटनेस खराब नहीं हो, क्योंकि उस संघर्ष का आपको पता होगा। संघर्ष दिखावे का नहीं है कि आप दूसरे का संघर्ष पढ़ के, दूसरे के संघर्ष को देख करके अपने संघर्ष से जोड़ रहे हैं और आपकी ज़िंदगी में घंटा संघर्ष है। तो ऐसे संघर्ष का कोई मतलब, आपको रियल संघर्ष ही आपको लर्निंग देता। और संघर्ष हमेशा नेगेटिव स्थिति में ही नहीं होता है, संघर्ष जीवन में आप पॉजिटिव स्थिति में भी करते हैं। संघर्ष वर्ड ना करके मैं उसको एफर्ट कहता हूँ एक्चुअली, जो आपको करना चाहिए, क्योंकि वो आपकी एक असल ताकत बनता चला जाएगा और फिर आपको हर चीज़ क्या लगने लगेगी, आसान। तो सबसे पहला कमिटमेंट जो आज बेटा आप लोगों को लाना है ज़िंदगी में, वो कि आज से एकेडमिक्स की सच्चाई शुरू करेंगे। क्या शुरू करेंगे? आज से दिखावा नहीं करेंगे सर, झूठ नहीं बोलेंगे सर नहीं हिलाएंगे। मैं समझता हूँ क्लास के अंदर ये संभव नहीं है कि आप अपनी हर समस्या पूछ लें, बट क्लास के बाहर पूछिए। कहाँ पूछिए? बट पूछिए बेटा। ये आपका एक जज्बा होना चाहिए सर कि अब तो कोई समस्या मैं नहीं रहने दूंगा। जो चीज़ मेरा क्लियर नहीं है, जिस चीज़ पे मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, जिस पे मेरा अंडरस्टैंडिंग पार्ट क्लियर नहीं है सर, मैं वो हर चीज़ क्लियर करके मानूंगा। और इसके लिए बेटा बेशरम हो जाओ यार, इसके लिए शर्माने की ज़रूरत नहीं है। क्या करोगे झूठे ईगो का, क्या करोगे झूठे दिखावे का, जब रिजल्ट अंत में क्या आए, 0। कोई फ़ायदा है क्या उसका? और आप एग्ज़ाम दे के आए हैं, मुझे कुछ बताने की ज़रूरत, आपको सच्चाई से पता चल गया होगा कि उस एग्ज़ाम का एक क्या है बेटा, मार्का है सर। वहाँ तक अगर हम तैयार नहीं है तो परफॉर्मेंस कुछ ना होगा सर, केवल ड्रामा होगा जो करता है देश। और जहाँ बेटा अपने एकेडमिक्स पे इस तरह से आप कॉन्सेंट्रेट होंगे, उतना ही फोकस बेटा आपके फिजिकल पार्ट को भी लेके हो जाना चाहिए। वो भी आज से जीवन में उतार लीजिए। कभी किसी से नहीं पूछना पड़ेगा तुम्हें कि तुम फौज में सेलेक्ट होगे कि नहीं होगे। बस ये जो छोटे छोटे प्रयास हैं बेटा मैं आपको बता रहा हूँ, नियमित। क्या इसके अलावा हमारे पास कोई और काम है क्या? नहीं है ना यार। यही जब काम है तो फिर इसमें भी कंप्रोमाइज़ किस बात काम कर रहे हैं? तो शुरू हो जाओ यार आज से। सुबह नहीं मैनेज कर सकते हो तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आप शाम में मैनेज करिए।
किसी भी चीज़ को इस तरह से कंपल्सन ना बनाओ, तो वही वाला हाल हो गया, स्पेशल टाइम टेबल बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं भैया? जिसमें इन्होंने टॉयलेट करने का भी टाइम डिसाइड किया है, 9:05 पे करेंगे। अब मान लो 9:05 पे नहीं लगी तो टाइम टेबल बेकार, फाड़ो, दूसरा बनाएंगे अब। और मंडे से लेके फ्राइडे तक की फ्रस्ट्रेशन टाइम टेबल रूपी यंत्र के तौर पे फ्राइडे का निर्माण किया जाता है, और निर्माण में बड़ा विधिवत हर तरह का ख्याल रखा जाता है। उसमें कई विचारधारक आते हैं, कई तरह के कह सकते हैं महापुरुष इन्वॉल्व होते हैं, जो अपने अनुभव, अपने ज्ञान के आधार पे एक विशेष टाइम टेबल का नवीनीकरण हो रहा होता है। उस मंथन के बाद वो संविधान लिख उठता है, और लिखते ही पहला उसमें संविधान में संशोधन होता है कि इसको आज से नहीं, वो उसी दिन निष्क्रिय हो जाए। इसको साला इतना देर बनाया क्यों बैठ करके भाई? जब तुमको इसको मानना ही नहीं है तो सर, ये मानने के लिए थोड़ी ना बनाते हैं हम अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं इससे। क्या निकालते हैं सर? और कमाल की बात, जब इसको सर फ्राइडे हम बना लेते हैं ना, तो सैटरडे और संडे 2 दिन एंजॉय कर सकते हैं रिलैक्स होकर के सर, क्योंकि मंडे तक का उसमें राइट लिख देते हैं हम लोग। क्या लिख देते हैं भाई? अगर सारा खुरापात खुद ही करना है बैठ करके, तो क्या है कागज के टुकड़े यार। अगर कोई टाइम टेबल बनाने की इच्छा हो ही गई है तो दिल में बना लो यार एक बार। और पढ़ाई घंटा, मिनट, सेकंड में नहीं होती यार, दिल से होती है। क्या होती है? जैसे आप एंजॉय करते हैं, कैसे करते हैं? दिल से। खेलते हैं, कैसे खेलते हैं? गाना गाते हैं, कैसे गाते हैं? तो पढ़ लो भाई दिल से, कि इसी में सारा दिल गायब हो जाता है। तो पढ़ना भी क्या है हमको? दिल से। दैट्स ऑल अबाउट द लाइफ। और बहुत मज़ा आएगा वंस बेटा यू स्टार्ट। एंड ऑब्वियसली आपकी जर्नी शुरू हो चुकी है, क्रमशः मेरे से इंटरेक्शन चलता रहेगा बेटा। आने वाला अप्रैल बहुत अहम है आपके जीवन में, और भी पैरेलल एग्ज़ाम्स की हम अपॉर्चुनिटी आपको देंगे। हर एग्ज़ाम में बैठिए बेटा, एक बार अच्छे से यार 33 टॉपिक हैं मैथ के, पढ़ लो मजाक से बाहर निकल के। 31 टॉपिक हैं आपके फिजिक्स के, पढ़ लो यार एक बार। 6 टॉपिक हैं आपके इंग्लिश लैंग्वेज में, जिनमें आपका कॉमन एरर्स पार्ट आता है, सिंटैनिम एंड एंटोनिम्स आते हैं, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हैं आपके, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन है, पिक्यूआरएस है, सेंटेंस अरेंजमेंट है। पढ़ लो एक बार। तुम्हारी इतनी क्षमता बेटा है, तुम लोग बिलीव नहीं करोगे कि एंटोनिम सिनोनिम की जो वोकैब होती हैं, अगर एक बार सच्चे दिल से देख लो तुम, मतलब कॉन्सेंट्रेट होकर, इंटरेस्टेड होकर के, फॉर्मेलिटी वाला नहीं, अगर देख लो कि हाँ भैया इसका सिनोनिम ये है, इसका देख भर लो, तो तुम्हारे चिप में जाके क्या हो जाएगा? सेव हो जाएगा। देख ही नहीं रहे हो, और अगर उस तरह से देख लो तो ऑटोमेटिक स्टोर होगा। और कल को जाकर के जब अपने गूगल में सर्च मारोगे एग्जाम के दौरान, तो कुछ ना कुछ तो स्कैन करके लाएगा ना भाई। जब कुछ स्टोरेज ही नहीं है तो फिर दिल की ही आवाज़ निकलेगी ना, ब्रेन की आवाज़ कहाँ निकलेगी? और दिल की आवाज़ खुद नहीं रहेगी, उसमें भगवान को भी जोड़ेंगे। देख लेना भगवान को भी टेंशन दे रखा है। क्या दे रखा है? हर सवाल के जवाब में सर हम भगवान को भी मोहरा बनाएंगे, अगर नहीं हुआ तो उनकी गलती, हम तो उनका नाम लिए थे ना सर बार बार। हाँ, तो ये हालत हो जाती है। डोंट डू दैट, बी रियलिस्टिक। क्या होना है बेटा? एक बार एंटोनिम्स गिन के 250 रूट वर्ड हैं, एक बार ईमानदारी से देख लो, कमाल का कंट्रोल हो जाएगा। केवल समझ, तुमको साइंटिस्ट नहीं बनना उन वो कैप्स पे, ना उन पे तुमको R&D करनी है, रिसर्च भी नहीं करना है, केवल ये जान लेना है भाई इसका सिनोनिम ये है, इसका एंटोनिम ये है। इससे ज़्यादा कुछ पूछ रहा है क्या? अभी तो बहुत इजी वर्जन हो गया, हमारे टाइम में तो और टफ था। अभी तो सेंटेंस के रूप में देने लगे, तो एक सेंस समझ में आता है, उसके हिसाब से आप ऑप्शंस ले सकते हैं। तो पहले ये ऑप्शंस नहीं था, पहले जो है आपको वर्ड ही दिए जाते थे, और ऐसे ऐसे वर्ड साले प्रोनाउंसिएशन नहीं हो पाते थे। क्या नहीं हो पाते थे? नाउ इट्स मेक इजी। अभी तो मैं देखता हूँ 20 में से 10 बहुत इजी वर्ड आते हैं जिनका हम प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं और उनका मतलब हम समझ सकते हैं। अर्लियर ये 20 के 20 वो हाल रहता था कि भाई किस ग्रह से उठाए गए हैं वर्ड। हाँ, बट ये है कि जुगाड़ वही रहता था कि भाई जो है बढ़िया से उन सारे रूट वर्ड्स को ब्रेन में क्या किए रहते थे, मैप। तो कौन सा साइंटिस्ट बनना मेरे को उधर जाके एग्जाम निकलना चाहिए, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो ये स्ट्रैटेजी हुआ करते थे। अब जीके जीएस को ही ले लो, 2 पॉइंट है। अब एक ये है कि आप उसको किस तरह से ले रहे हो, उसमें पूरी राम कहानी मैं आपको बता दूं क्या होता है। ये एक कहानी है, ये क्या है? अगर दिल से सुन लिए तो तुम्हारे जहन में क्या हो जाएगी? वो सेव हो जाएगी। तो कोई भी प्रश्न बनेगा तुम जवाब देने में क्या होगे? सक्षम होगे। यहां दिक्कत क्या है पता है बेटा? यहां दिक्कत यह है कि कॉन्सेप्ट का पता नहीं, बट सवाल का जवाब लाना है। सर आप दे दो, क्या कर दो? हम रट लेंगे। क्या कर लेंगे? अरे कितना रटोगे यार, रटने भी कोई लिमिट है।
अगर एंशिएंट हिस्ट्री की हम बात करें तो एंशिएंट हिस्ट्री भाई एंशिएंट हिस्ट्री ही है ना, कि उसमें कुछ अजूबा घुस गया है और पिछले कब से वही चला रहा है, कुछ चेंज हुआ क्या? अगर मीडियल हिस्ट्री है तो मीडियल ही है, अगर आपका मॉडर्न है तो मॉडर्न ही है, और पॉलिटी उतनी है तो उतनी है, कुछ नया संविधान नहीं लिख दिया गया बैठ के इस देश में। बस जरूरत है कि एक बार उसको भाई फील कर लो, समझ लो, सुन लो ध्यान से, ऐसे पूरा क्रमवार तुम्हारे जहन में चला जाएगा। और कमाल की बात, इसका तुम अगर चाहते हो कि रिजल्ट ऑन द स्पॉट चाहिए, तो जब तुम क्वेश्चन उठाओगे उसी टॉपिक का जिसका तुमने कहानी दिल से सुन रखा है, अगर उन क्वेश्चन का जवाब दे पाने में सक्षम हो गए, तब तो समझ लेना कहानी समझ में आई है, नहीं तो कहानी समझ में नहीं आई आपको, फिर से पढ़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अच्छा, क्लास में हम बैठे ही हैं, समय दे ही रहे हैं, तो दे देते हैं ना, कसर क्यों रखा जाए? साइंस वाला ब्रेन है तुम लोगों का। कौन सा ब्रेन है? इसको अगर घुसा दो उसमें ना, निचोड़ ले मिनट भर में बैठ के, लेकिन लगाएंगे ही नहीं सर। नोट्स बनवा तो देख लेंगे सर एग्जाम टाइम पे, हाँ, क्वेश्चन लिखा दो सर, सब एग्जाम टाइम पे क्या करेंगे? देख लेंगे। बेटा ऐसा नहीं है यार, यूपीएससी पुट द क्वेश्चन नॉट बिहाफ ऑफ फैक्चुअल थिंग्स, द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट। और आप ये कोई गारंटी नहीं ले सकता है कि हाँ यही क्वेश्चन क्या है बेटा आने वाला है, कुछ ना कुछ ट्विस्टिंग करेगा। क्या करेगा बेटा? और वो ट्विस्टिंग आप तभी समझ पाएंगे जब आपके अंदर इंटरेस्ट होगा। क्या होगा? तो ले वन से यार एक बार जी लेते हैं, बढ़िया सर मजा ले लेते हैं, जीएस का पूरा पूरा क्या करना है ओवरऑल। तो आपके बेटा 4 पहलू अहम हैं जहां आपको एकेडमिक्स दृष्टिकोण से बेटा अच्छा होना है, आपको फिजिकल के दृष्टिकोण से अच्छा होना है, तो एक पहला और जिम्मेदारी बढ़ती है, खुद की कम्युनिकेशन को भी अच्छा करना है। किसको करना है बेटा? लोग तो आके सर मेरा अंग्रेजी बड़ा कमज़ोर है। अच्छा, ऐसा कहते कहते 2-2 साल बीत जा रहे हैं। कितना बीत जा रहे हैं भाई? और उसको मज़ा आता है। मैंने कहा तू आके 2 साल से बात बता रहा है, तूने कोई प्रयास भी किया? नहीं सर। तो बता क्यों रहा है? सर बस रिलैक्स हो जाते हैं बताने के बाद। हमने कहा बताइए इस रिलैक्सेशन से फ़ायदा और नुकसान किसका? खुद का। तो डोंट डू दिस स्टेटमेंट। आप इंडिया की कंपटीशन में जा रहे हैं, हर राज्य से बच्चे आ रहे हैं, तो आप किसी भी पहलू से कमज़ोर नहीं हो सकते हैं। और इंसान यहाँ पहाड़ खोद डाल रहा है। क्या खोद डाल रहा है? तुमसे 2 लाइन यार अंग्रेजी नहीं सीखी जाती है, सब सीख सकते हो। और दोनों रिसोर्स हैं बेटा आपके पास। अगर आपको लगता है कि आप स्वयं से सक्षम हैं तो मुझे ऐतराज़ नहीं, आप स्वयं से भी कर सकते हैं। आप मेरा एक वीडियो देखेंगे, मैंने स्पोकन इंग्लिश स्पेशल लिया हुआ है, जिसमें मैंने समझाया है कि आप कैसे अपनी कम्युनिकेशन को क्या कर सकते हैं बेहतर। अगर आपको लगता है कि नहीं आप में उतनी मजबूत इच्छा शक्ति नहीं है, तो बिल्कुल आपको क्लास का भी हिस्सा बनना चाहिए। शायद उस बहाने ही आप 1.5 घंटे कॉन्सेंट्रेट होकर क्या कर सकें बेटा, पढ़ सकें, वो माहौल पा सकें और ख़ुद की कम्युनिकेशन को क्या कर सकें बेटा, बेहतर कर सकें। और चौथा ऑब्जेक्ट बेटा आपका है कि इन सारी कड़ी में आपको बेहतर होकर के एक अच्छा इंसान बनना है भैया। क्या बनना है? हर मौका, हर अपॉर्चुनिटी जहां आपको मिले कुछ अच्छा करने का, कुछ अच्छा बताने का, कुछ अच्छा दिखाने का, तो बेटा कहीं से कोई कसर मत करना यार। जितना अच्छा करोगे ऊपर वाला उतना ही तगड़ा आपको देगा यार। और ये हम कितना भी प्रैक्टिकल हो जाएं ज़िंदगी में, बट एक सत्य तो है कि आदमी का जो कर्म होता है ना बेटा, वही वापस आता है। और मैं आपको बहुत ऑनेस्टली बता दूं, द होल टेस्टिंग ऑफ SSB इज़ ऑल अबाउट टेस्टिंग ऑफ योर कर्मा। पूरा का पूरा SSB का टेस्टिंग जो है ना बेटा, ये पूरे तुम्हारे कर्म का ही टेस्टिंग है। आखिर इस ब्रेन पे क्या कर्म किए, इस दिल का क्या कर्म रहा तुम्हारे, इस किडनी का कुछ कर्म रहा कि नहीं रहा, इस घुटने का भी कुछ कर्म था कि नहीं था, ये सारा इसी पे बेस्ड है। इसको साइंटिफिक भाषा में बहुत कुछ है समझने का, बट टेक्निकल भाषा में कहता है कि आप में इंटेलिजेंस होना चाहिए, आप में हर चीज़ को लेकर रीजनिंग एबिलिटी होनी चाहिए, आप में चीज़ों को लेकर ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी होनी चाहिए, आप में पावर ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए। इधर से आएगा। आपसे कहता है कि फैक्टर 2 के नाम पे कोऑपरेशन होना चाहिए, इंसानियत होनी चाहिए, सोशल अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए। कहीं जाओ तो एडजस्ट कर लो, फौज है, जंगल में भी रहना पड़ सकता है, मंगल में भी रहना पड़ सकता है, हाँ, नागालैंड में भी रहना पड़ सकता है, सियाचिन ग्लेशियर में भी जाके क्या करना पड़ सकता है। तो अडेप्टेबिलिटी और एडजस्टमेंट नाम की भी चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए। अब तुम ज़्यादा कुछ बहुत सारे, अरे हम तो सर एडजस्ट नहीं करते हैं, वैसे घबराओ मत, तुमको फौज एडजस्ट कर देगी सही टाइम आने पे, क्योंकि यही फैक्टर होते हैं जो कैलकुलेट होकर के आपके पर्सनालिटी में साइकोलॉजी के तौर पे क्या होते हैं बेटा, बिल्डअप होते हैं। मैं तो हमेशा कहता हूँ ना बेटा, देयर इज 2 टाइप ऑफ लीडरशिप। एक लीडरशिप की ट्यूबलाइट फ्यूज है, 10 लोग को इकट्ठा कर लिया, रोज आंदोलन कर रहा है, हाय 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 हाय, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, लाइट बदलो नहीं चलेगा। 10 दिन से 10 लोग बैठ के क्या कर रहे हैं, एक ये लीडरशिप है भाई। दूसरी लीडरशिप कौन सी है कि 10 लोग इकट्ठा किया बेटा, 5-5 रुपए इकट्ठा किया और लाके ट्यूबलाइट क्या कर दिया, ना हाय हाय ना बाय बाय। तो कौन जीतेगा? और ज़्यादातर लीडरशिप है कौन सी भाई? और फौज में बिल्कुल एक्सेप्टेड नहीं है, ये सड़क पे चलता है।
सड़क छाप नेता, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? हाँ, वो उनकी क्वालिटी है बेटा। दुनिया में चीज़ों को बुरा कहना बहुत आसान है। देश किसी और से नहीं बनता है, देश किससे बनता है? हम सब से बनता है। तो हम सब अपनी अपनी जगह कितना जिम्मेदार, कितने रिस्पॉन्सिबल और कितने स्वावलंबी इंसान हैं, ये देश के निर्माण को शो करता है बेटा। ये किसी के डायलॉग मारने से देश नहीं बन जाता है। तो अहम ये है कि ज़िंदगी में हमेशा बेटा पॉजिटिव लीडरशिप लाना। जानते हो बेटा, इतनी बड़ी बड़ी बाढ़ आती हैं, भूकंप आते हैं, ऐसी ऐसी जो है दैविक आपदाएँ, त्रासदी आती हैं, जानते हैं इंसान की ज़िंदगी बेहाल हो जाती है। और उस हज़ारों इंसान के बीच जब एक फौजी पहुंचता है, क्या पहुंचता है बेटा? जानते हो वो हज़ारों ज़िंदगी के जीने की वजह बन जाता है। डू यू बिलीव व्हाट पावर दे हैव? द पावर ऑफ रियलिटी, द पावर ऑफ पॉजिटिवनेस, कि हर परिस्थिति में भी जीवंतता है उनके अंदर, लाइवलीनेस की कैपेसिटी है बेटा। दैट्स वाई दे लिव द लाइफ ओवरऑल। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपका भी निर्माण उसी तरह होगा। इवन यू सी माई मैक्सिमम OLQ सेशन, आप मेरे से लगातार मेरे OLQ सेशन देखेंगे मेजर कलसी के यूट्यूब चैनल पे या सौरभ सर के यूट्यूब चैनल पे, तो आप लगातार इस चीज़ को पाएंगे कि मैंने यही समझाने की सबको कोशिश की कि ये 15 OLQ पढ़ लेने से सफलता नहीं सुनिश्चित होती है, बल्कि इन 15 OLQ को समझ लेने से आपकी सफलता क्या होती है बेटा? सुनिश्चित होती है। क्योंकि जानते हो बेटा, जब आप पे प्रेशर होता है ना, तो आपका कॉन्शियस माइंड नहीं काम करता है। कौन सा माइंड काम करता है? सब कॉन्शियस काम करता है। और सब कॉन्शियस में क्या रहता है बेटा? जो आपने कुछ कॉन्शियस तरीके से अच्छा किया हो ज़िंदगी में। जब तुमने कुछ किया ही नहीं है यहाँ पे, तो निकलेगा क्या? फिर निकलेगा सलमान खान, फिर निकलेगा आमिर खान, हाँ, एक भी जो है सही आदमी नजर, फिर निकलेगा ऋतिक रोशन, सुपरमैन, हाँ। वो तो ढूंढने आपको निकले थे यार। किसको ढूंढने निकले थे? लेकिन तुमको खुद ही नहीं पता कि तुम कौन हो, क्योंकि तुमने ज़िंदगी में किसको केवल फॉलो किया? उनको फॉलो किया, उनको स्टोर किया, उनकी कहानियों को दिल में बसाया। तुमने रियल कहानियों को दिल में बसने ही नहीं दिया जो आपसे एक्सपेक्ट की जाती है। तो ध्यान रखना बेटा कि हर कहानी का, हर किरदार का, हर ऑब्जेक्ट का, हर एम का हीरो आप हैं। क्या है? ये कभी मत समझना कि आपके अंदर वो किसी और हीरो को तलाश रहे हैं। वो आपके अंदर किसको तलाश रहे हैं बेटा? आपके हीरो को तलाश रहे हैं। तो फील योर हीरोइज्म। ईश्वर ने सबको संपूर्ण पैदा किया है। यहाँ बैठा हर बच्चा किसी हीरो से कम नहीं है, और आप सबके पास बेटा अपार शक्ति है। बस पॉजिटिव डायरेक्शन में महसूस करो। भटकाव होगा, छटकाव होगा, शायद थोड़ी बहुत बातें आपको आदर्शवादी भी मेरी लग रही हों, बट मुझे लगता है कि आई स्पीक फ्रॉम हार्ट। मैं दिल से बोलता हूँ और मैं वो समझाने की कोशिश करता हूँ जो ज़रूरी है। शायद अभी समझ में आए तो बहुत अच्छा है, बाद में समझ में आएगा तो यार बहुत कष्ट होगा और सब कुछ हाथ से क्या हो चुका होगा? निकल चुका होगा। तो टेक इट सीरियस। एवरी स्टेप वी आर हियर टू मेक यू परफेक्ट। फटाफट शेड्यूल होंगे बहुत जल्द। आपके SSB क्लासेस भी हम क्या करेंगे बेटा? शेड्यूल करेंगे। उसका रीज़न केवल ये है कि आप एक बार उस स्क्रीनिंग टेस्ट में जाएं, उस साइकोलॉजी टेस्ट में जाएं, उस इंटरव्यू के टेस्ट में जाएं, उस GTO के टेस्ट में जाएं बेटा, क्योंकि आप जाएंगे तभी आप समझ पाएंगे कि आखिर आप क्या हैं और आपको खुद पे काम करने की कितनी ज़रूरत है। और हम क्रमशः आपके साथ जुड़े रहेंगे निरंतर तरीके से। ऑब्वियसली रेगुलर आपके रिटन प्रोसीजर की क्लासेस आपके सामने हैं। क्रमशः आपका टेस्ट होगा। टेस्ट के बाद ऑब्वियसली हर महीने हमारा आपका एक ज़बरदस्त इंटरेक्शन होगा, कुछ अच्छी बातों के साथ, कुछ सच्चाई के साथ, कुछ रियलिटीज़ के साथ आएंगे बेटा। ध्यान रखिएगा बेटा, आपको बकैत नहीं बनना है, न किसी बकैत इंसान से इम्प्रेस होना है। सच्चे बनिएगा, अच्छे बनिएगा, क्योंकि इसी के दम पे सफलता क्या होगी बेटा? सुनिश्चित होगी। कोई जुगाड़ नहीं है, हो जाएगा, कर लेंगे, समझ गए। झूठ मत बोलो यार। अगर नहीं समझ में आया बेटा तो खुल के एक्सेप्ट करना कि सर नहीं समझ में आया मेरे को, प्लीज़ समझा दीजिए। इससे छोटे नहीं बन जाओगे यार आप, इससे बहुत बड़े बनोगे आप ज़िंदगी में। और वही एटीट्यूड लेके चलना बेटा। कोई 500 क्वेश्चन दे देगा, कोई 700 क्वेश्चन दे देगा, सर कहानी मत बताओ मेरे को, कॉन्सेप्ट बताओ। क्या बताओ? आई नीड कॉन्सेप्ट सर। मेरे को इधर वो बंदर बाट वाला प्रसाद नहीं चाहिए। आई केम फॉर द रियलिटी सर। और रियलिटी से ही बेटा चीज़ें क्या होंगी आपकी? तय हो पाएंगी। तो चलिए जम के मेहनत करिए बेटा। बी ओरिजिनल। मैं आपके साथ हूँ, दोस्त की तरह हूँ, भाई की तरह हूँ, गार्जियन की तरह हूँ, टीचर की तरह हूँ। एवरी टाइम आई एम विथ यू। बिल्कुल हमारा व्हाट्सअप नंबर आप रखिए। कभी भी कोई इवन ठीक है HODs हैं, वो आएंगे आपसे लगातार मिलेंगे। कोई भी ऐसी बात आएगी आपके सोल्यूशंस निकालेंगे। हाँ, बट एक बात का हमेशा ख्याल रखिएगा कि मैं सपोर्ट उसी बात पे करता हूँ बेटा जो सही होती है। मैं गलत बात पे किसी को सपोर्ट नहीं करता हूँ। सच्चा आदमी हूँ और सच्चाई को ही क्या करता हूँ बेटा? मैं पसंद करता हूँ। और एक तो सत्य है ही जीवन का कि बुरा जो खोजन मैं चला, बुरा ना मिलया खोया, दिल खोला अपना तो
मुझसे बुरा ना कोई। और यही जीवन का सत्य है कि दूसरों में समस्या ढूंढने से ज़्यादा ज़रूरी है कि हम कहाँ फिंगर कर लें बेटा अपने तरफ, क्योंकि अगर हम सुबह सो के नहीं उठ रहे हैं तो कोई और दोषी नहीं है। अगर किसी भी कॉन्सेप्ट को हम क्लियर तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं तो केवल सामने वाला दोषी नहीं, उसके पीछे हम भी क्या है बेटा, दोषी। किसी एग्ज़ाम को हम नहीं क्रैक कर पाए तो केवल सामने वाला दोषी नहीं, उसके पीछे कौन दोषी है, हम हैं। क्योंकि बेटा उसका एग्ज़ाम नहीं है, या आपका एग्ज़ाम है। तो बी रियल, बी ओरिजिनल। क्या हम तो चाहते हैं सारे आएँ सारे क्वालिफाई कर जाएँ, सारे आएँ सारे क्वालिफाई कर जाएँ। क्या कोई किसी को कसर छोड़ी जाती है? नहीं। लेकिन तब भी वो हालात नहीं बनते। तो दिक्कत यहाँ किस चीज़ की आई? तो यही दिक्कत है बेटा। इस दिक्कत से आपको हटना है, बेहतर बनना और अच्छा करना है। कल ऑब्वियसली सुबह जो है टाइम से उठ जाइएगा आप लोग। वैसे ये प्रोग्राम स्टेडियम में होता है, क्या होता है, बट अभी स्टेडियम परमिशन नहीं दे रहा हम लोगों को, एंड क्योंकि गवर्नमेंट लॉस जब तक नहीं आ जाएंगे तब तक वो नहीं देंगे। बट आशा है कि 15 अक्टूबर के बाद वो लोग देंगे। तो ऑब्वियसली जो नेक्स्ट प्रोग्राम्स होंगे हम लोग स्टेडियम में ही करते हैं, वी डोंट डू इन द कैंपस। बट कल आपको इसीलिए मौका मिल रहा है शाम 4 बजे का। क्या मौका मिल रहा है? तो 4 बजे आप सबका स्वागत है। कुछ ज़िंदगी की खूबियाँ बेहतर ढंग से समझाऊंगा, कुछ समझ के जाइए, कुछ सीख के जाइए। आप बहुत अच्छे हैं बेटा, बस ज़रूरत है कि और सच्चाई के साथ लग जाते हैं यार। फालतू का दिखावा नहीं करना है। क्या नहीं करना है सर? मेहनत करेंगे ईमानदारी से। हम जो हैं वो हम हैं, और आप सब यूनिक हो यार। कोई किसी से कम है क्या? सबको भगवान ने परफेक्ट बना के भेजा। मैं तो हमेशा गर्व से कहता हूँ कि 5000 साल पहले ये मॉडल बनाया गया। कितने साल पहले? और आज तक इसमें सिंगल साइड इफेक्ट नहीं है। क्या नहीं बेटा? 100% परफेक्ट बना के भेजा ईश्वर ने। गाड़ी का मॉडल हर 6 महीने में चेंज होता है। नहीं ये भी गड़बड़ा गया, अब दूसरा लाओ, ये गड़बड़ है, तीसरा लाओ, ये गड़बड़ है, चौथा लाओ। कंप्यूटर साला P2 को P1 से उठ करके कोर i7 पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? लेकिन देखो एक 7 ये खड़ा है, जब से है तब से ऐसा का ऐसा है। तो हम कैसे डाउट कर सकते हैं उस क्रिएशन पे, यहाँ जिसने साक्षात हमारा निर्माण किया हो। बस ज़रूरत है बेटा अपनी क्षमता को पहचानने का, उसको आंकने का, जम के मेहनत करने का और बेहतर करने का। अभी तो यही कुछ है समझाने के लिए, बाकी बस जस्ट स्टार्ट है। मेहनत करना आप लोग शुरू करिए। क्रमशः मैं आपके साथ रहूँगा बेटा, आपके लक्ष्य तक, आपको वर्दी पहनाने तक। बस ये ख्याल रखिएगा कि मैं सच्चाई में आपके साथ रहूँगा। किस में रहूँगा? व्हाट्सअप नंबर रखें हमेशा, कोई बात है रखें। आपके HODs हैं, अतुल सर हैं, मौर्य सर हैं, गौरव सर हैं, पाठक सर हैं। आप बिल्कुल हर बात खुल के कहिए। और ये ऑर्गेनाइजेशन सबका है, हम सब बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं इसके। कहते हैं ना देश बड़ा होता है। क्या बड़ा होता है बेटा? व्यक्ति बड़ा नहीं होता है। और देश की वजह से हम सब हैं। देश की विचारधारा है, देश की सोच है, देश का वजूद है, जिसकी वजह से हमारा क्या है? वजूद है। और हम इस देश के लिए काम करते हैं। यही हमारी आइडेंटिफिकेशन। देश ना होता तो हम क्या होते? कुछ भी ना होते। तो देश की जैसा ऑर्गेनाइजेशन होता है, क्या हो बेटा? मेजर कलसी परिवार, 300 लोग हिस्सा होंगे, तो सबका छोटा छोटा रोल मिला हुआ है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन की विचारधारा, उसकी परंपरा, उसकी दृढ़ता, उसकी निष्ठा बहुत क्लियर है। और क्लियर है तभी इस विषम परिस्थिति में हम लोग क्या हो पाए बेटा? स्टार्ट हो पाए और अपने लक्ष्य की ओर अब तेज़ी के साथ बढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। कई सारी खुशखबरी हैं। एयरफोर्स का एग्ज़ाम भी शेड्यूल हो गया 4 नवंबर से लेकर के 9 नवंबर तक। कल मैंने वीडियो रिलीज़ कर दिया इस चीज़ का। NDA का रिज़ल्ट आ गया आज, उसका ही वीडियो क्या हो जाएगा? रिलीज़ हो जाएगा आपके सामने। एंड पहले नेवी फेज़ 2 जो बच्चों को फंसा हुआ था 25 अक्टूबर से, उसका भी एडमिट कार्ड क्या हो रहा है बेटा? शेड्यूल्ड हो जा रहा है। अब टारगेट होगा कि एयरफोर्स 2nd, नेवी 2nd और पहली NDA 1st। क्या आएगा बेटा? TS45 का फॉर्म भी हम लोग एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि 15 नवंबर के बाद TS45 का ही फॉर्म क्या हो सकता है बेटा? आ सकता है, वो भी आ जाएगा आपका ओवरऑल। तो बहुत सारी चीज़ें सिस्टमैटिक हैं, कुछ रुका नहीं है। बस अब अहम ये बेटा तैयार रहना है। क्या रहना है सर? एक मौका सर। कितना मौका चाहिए? एंड विल रॉक सर, हम बेहतर करके जाएंगे। ठीक है ना? तो थैंक यू सो मच एंड बढ़िया से मेहनत करिए। कुछ प्रश्न अगर हों जहन में तो पूछ सकते हैं जी प्लीज़। सर पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे बिल्ड करें? बिकॉज जैसे हम जा रहे हैं कुछ सीख लेते तो हमारा कंसंट्रेशन पॉजिटिव जो होता है वो सारा उसी पे चला जाता है। मतलब मैं नहीं समझा क्या आप पूछना चाह रहे हैं? पॉजिटिव एटीट्यूड हम कैसे बिल्ड करें सर? एक फौजी का एटीट्यूड कैसे अपने अंदर लेना? पॉजिटिव एटीट्यूड देखो बेटा, ये कोई बिल्ड करने वाली चीज़ नहीं है। जब आप प्रयास सही डायरेक्शन में करते हैं, किस में करते हैं, तो ऑटोमेटिक वो बिल्ड होता क्या होता है? चला जाता है। जैसे समझो एक स्टूडेंट का सर क्यों दर्द होगा? क्योंकि वो पढ़ नहीं रहा है। क्या नहीं कर रहा है? पहली परिभाषा है। बीमारी है अलग चीज़ है, बट लिटरली सच्चाई क्या है? ये है। दूसरा कंडीशन, आप बार बार बीमार क्यों हो रहे हैं?
फिजिकल फिटनेस, क्योंकि आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो द पॉइंट इज दैट कि जो पॉजिटिविटी वर्ड है ज़िंदगी में वो एक सफलता की तरह है। मुझे लगता है कि जब आपके एफर्ट्स कंटिन्यूस होते रहेंगे बेटा तो कभी भी आपको उस चीज़ की कमी नहीं आएगी, ऐसे भर भर के आएगा आपके पास, ठीक है ना। और अगर वो नहीं है रियल में तो दूसरे के पॉजिटिव करने से कितनी देर आप चल पाएंगे। आपका स्वयं का पॉजिटिविटी आपके प्रयासों से ही आएगा और वो ईमानदारी से करिए, आप बहुत पॉजिटिव फील है। नहीं तो पता है पूरा समाज आपको नेगेटिव करेगा। दो भैया मिल जाएंगे जो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाए होंगे लेकिन तुमको आशीर्वाद दे देंगे, तुम्हारा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? तुमने ठेका ले रखा है देश का। तो द पॉइंट इज़ दैट कि आपके चारों ओर फिर नेगेटिव लोग आते हैं। क्या आते हैं? बट जब आप फोकस रहते हैं ना बेटा तो कोई भी आपके आसपास नज़र नहीं आता। फिर आपका वो एग्जाम्पल देते हैं, बड़ा अच्छा लड़का है, बहुत फोकस होकर क्या करता है, ये पढ़ाई करता है। पीछे मुंह पे नहीं, मुंह पे तुम्हारी बुराई करेंगे। जी I want to ask you that you had said that a soldier does not think about negativity. So how can we control negativity? There is nothing to control the negativity बेटा। There is nothing like control to negativity। शायद कल का मैं एक सेशन ले रहा हूँ उसमें एक लाइन आ गई तो मैं आपको बोल देता हूँ। देखो खुशी हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। क्यों आएगी कि? बट मुस्कुराना तो हमारे हक में है ना यार, तो मुस्कुराते हैं। खुशी ऑटोमेटिक पीछे पीछे क्या होगी आपके, आएगी। मेरा समझाने का उद्देश्य आपको ये है बेटा कि उन चीज़ों के विषय में सोचो ही मत, जिन चीज़ों को सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं एक एग्जांपल कल दे रहा था तो मैंने ब्रीफ किया कि दुनिया के 70% लोग परेशान हैं कि पीछे क्या हुआ, 29% परेशान है कि आगे क्या होगा, और 1% कहाँ जिंदा है, आज में। पीछे की राम कहानी, हमने ये किया, हमने ये उखाड़ा, हमने वो कर दिया, हमने ये कर दिया। भाई क्यों इतना पक रहा है? जो हो गया सो हो गया। अब होने में दो ही चीज़ें होती हैं बेटा, एक तो अच्छी चीज़ें हो जाती हैं जो ऑटोमेटिक पुश देती हैं आपको आगे जाने का, एक गलत चीज़ें भी हो जाती हैं। लेकिन अब हो गया ना भाई, उसको बदल सकते हैं क्या? अभी मैं जो इधर बोल दिया खड़ा होकर तुम्हारे सामने, क्या मैं उस भाषा को बदल सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता ना। तो अगली भाषा मैं अपनी अच्छी करूंगा यार, उसको बेहतर बनाने का कोशिश करूंगा। और मुझे लगता है नेगेटिविटी पे विजय पाने का यही सबसे बड़ा रास्ता है। जो फैक्ट हो गया वो हो गया, लेट्स कम अहेड, आगे बढ़ते हैं। जो परसेंटेज बोर्ड का आना था साला आ गया, भाड़ में जाए, मेरे को फर्क नहीं पड़ता सर उस बात से। बट आगे मैं कितना मेहनत करके, कितना अच्छा करके अपने भविष्य को सुदृढ़ कर लेता हूँ, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर मी सर। वो मेरे लिए ज़्यादा अहम है, ज़्यादा मायने रखता है। तो यही एक रास्ता है बेटा कि आप जितने भी पास्ट वर्जन है, क्या है, उसको मान लो हो गया। गलतियां होती, इंसान है ना, भगवान थोड़ी ना है, गलती तो होगी यार, गलती हो गई ना, बट हम उससे अच्छा कर्म करके उस गलती को सुधारने का प्रयास करेंगे। दोनों घड़े हैं इंसान के पास, नोबडी इज परफेक्ट, बट ये वाला घड़ा ऊपर ले जाओ ना यार खींच करके, ऑटोमेटिक लाइफ बढ़िया हो जाएगी। ठीक है, प्लीज श्री राम, थैंक यू जी। जैसे हम लोग पढ़ना चाहते हैं लेकिन सर हमारी बॉडी सपोर्ट नहीं करती। जिस तरह से, कैसे आपकी बॉडी सपोर्ट नहीं करती है? नींद लगती है, बॉडी करने लगता है। देखो एक चीज़ है ज़िंदगी में, मैं अभी एक हाल फिलहाल में सेशन लिया था तो मैंने उसमें डिफाइन किया था कि किसी भी चीज़ को पाने की ज़िंदगी में आप इच्छा रखते हैं या फिर आपका इरादा है वो, हाँ। और ये दो चीज़ें सब कुछ डिफाइन कर देती हैं। तो मसला यही है बेटा कि अभी तुम्हारी इच्छा और इरादा की लड़ाई चल रही है। जैसे मैं अभी भी तुमसे पूछ लूँ तो शायद तुम मुझे सही जवाब दे पाने में सक्षम नहीं हो। तुम्हारे लिए अभी ये जो आपका गोल है, जो ये लक्ष्य है, वो केवल क्या है पता है आपको? एक आपका रूटीन है केवल, जिसको आपको लग रहा है कि आप कर रहे हैं, आप निभा रहे हैं, हो तो रहा है, ठीक तो है। आपके अंदर का ये जज्बा नहीं है, आग नहीं है, पागलपन नहीं है, जुनून नहीं है। और जिस दिन ये बनना शुरू हो जाता है ना बेटा, तो ऑटोमेटिक नींद पीन सब क्या हो जाती है यार, गायब हो जाती है। तो ये मेरे समझाने से नहीं आएगा बेटा। वही कहते हैं ना, ज़िंदगी में आपका वाई ना क्लियर हो, क्या ना क्लियर हो, तो पूरी ज़िंदगी हाउ हाउ करते रहोगे और सब अपने अपने हिसाब से तुमको हाउ बताएंगे, हाँ, जो कि तुम्हारे हिसाब से बिल्कुल मैच नहीं करेगा, हाँ। वाई क्लियर हो गया एक बार कि अगर इस लक्ष्य को मुझे क्यों पाना है, शायद अपने पेरेंट्स के लिए, अपने पिताजी के सम्मान के लिए, कि समाज में वो भी सर उठा के घूमें कि हाँ मेरा बेटा इस पोजीशन पे है, इस ओहदे पे है। मैं बहुत गर्व महसूस कर रहा था। तभी जिस बच्चे का मैंने इंटरव्यू लिया चंद्र प्रकाश का, उसका छोटा भाई चंद्रमोहन, क्या नाम था विपिन सर उसका? चंद्रेश का लिया, चंद्र प्रकाश। तो इसके बड़े भाई का भी मैंने इंटरव्यू लिया, यू नो, एंड ही इज राइट नाउ इन इंडिया, अभी फाइनल ईयर चल रहा, अब तो रिकमेंड होकर मतलब कमिश्नर होकर आ जाएगा बाहर। तो एक फादर के लिए कितना प्राउड मोमेंट होगा यार कि बड़ा बेटा एकेडमी में है और छोटा बेटा एकेडमी में जा रहा है। इज दैट द फील? किस लिए हम पैदा हुए थे? तो ये फील बहुत बड़ी चीज़ होती है। और जब तक उस जोन में आप जाके नहीं महसूस करेंगे, एक तो बनाओ यार अपने जीवन में आदर्श, जिसके लिए कुछ कमाना हो तुमको, जिसके लिए कुछ पाना हो,
जिसके लिए वो जीवन तुम्हें जीना हो, वो तुम्हें सोने देगा यार। अगले ही सेकंड उनका फोटो आँख के सामने आ जाएगी। कहाँ आ जाएगी? नींद आती देख उठ के भागोगे जहाँ भी रहोगे वहाँ पे। लेकिन ये एक जिम्मेदारी है जो आपको लेनी होगी, और ये मजाक में नहीं हो सकती। इट्स अ वेरी सीरियस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो इसको सीरियसली आप ऑप्ट करिए, ये दूसरों से नहीं मिलेगा, आपको खुद जगाना होगा इस चीज़ को, ठीक है। प्लीज सुनाओ जी। सर अपने एजुकेशन को कैसे लाया, किसी काम की शुरुआत करते हैं जी। बात को उसके सामने पेश नहीं करता। मतलब एक्सप्रेशन पावर। देखो एक्सप्रेशन पावर के लिए तो एक सिंपल सी बात ये होती है बेटा कि आप किस एटीट्यूड से रहे हैं ज़िंदगी भर। कुछ लोग होते हैं कि जो बहुत एक्सट्रोवर्ट टाइप के होते हैं, कुछ लोग इंट्रोवर्ट टाइप के भी होते हैं, तो ये तो एक पर्सनैलिटी ट्रेट्स है। अब मसला ये है कि इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट की लड़ाई यहाँ नहीं है। लड़ाई ये है कि आपको जिस सिचुएशन में परफॉर्म करना चाहिए आप वहाँ कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अब ये कोई ज़रूरी नहीं कि तुम हर सिचुएशन में जाकर परफॉर्म ही करो। फॉर एग्जाम्पल आप एक क्लब में गए तो ऐसा नहीं कि आप डांस करें ही, हो सकता है आप अच्छे डांसर ना हो। आप समझ रहे हैं? एक सिंगिंग कंपटीशन में गए तो ऐसा नहीं कि आप सिंगिंग करें ही, हो सकता है आप एक अच्छे सिंगर ना हो। बट वहीं जब रेस की बात आई तो आप वहाँ जाके अच्छा परफॉर्म करें क्योंकि आप अच्छे रेसर हैं। तो यहाँ सर मसला क्या है समझने वाला, तुमको ये पॉइंट अब डिफाइन करना है कि क्या जो जो प्रॉस्पेक्ट मेरे जीवन में है, जिनके माध्यम से हम लक्ष्य अपना तय करेंगे, क्या उन ऑब्जेक्ट पे मैं कंफर्टेबल हूँ परफॉर्म करने के लिए कि नहीं। मैं इधर तुमको ओवर स्मार्ट बनाने नहीं आया हूँ, मैं इधर तुमको केवल स्मार्ट बनाने आया हूँ उस चीज़ के लिए जिस चीज़ को तुम्हें अपनी ज़िंदगी में क्या करना है बेटा, तय करना है। बाकी एकेडमी सब सिखा देती है, क्या कर देती है, तो वो बेसिक चीज़ तुमको फाइंड आउट करना होगा और उन चीज़ों में फिर इन्वॉल्व होना होगा कि आखिर आप उनको कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। अपने अंदर मतलब आते हुए मतलब पता है उनको आ रहा है, लेकिन सामने जाकर उनके सामने बोल नहीं पा रहे हैं। कैसे, ऐसा कौन सा आना जो तुम बोल ही नहीं पा रहे हो? जैसे हम गांव से बिलोंग कर रहे हैं जी, इंग्लिश बोलना आ रहा है जी, लेकिन हम सभी के साथ एक्सप्रेस इसका सिंसा माहौल ये बेटा कि भी आप उस तरह के माहौल में नहीं हो। किस में नहीं हो? माहौल तलाश लो। क्या तलाश लो? आप हेजिटेट हैं। आप क्या हैं? और हेजिटेशन का इलाज जो है अकेले नहीं होता है, वो कहाँ होता है? ग्रुप में होता है। तो फटाफट ग्रुप में जुड़ जाओ, बोलना शुरू करो, एक्सरसाइज शुरू करो, अपने आप कंफर्टेबल हो जाओगे। हेजिटेशन कभी इंडिविजुअल नहीं रिमूव होगी, ठीक है बच्चा। चलो जी। सर अपने गोल को लेकर लॉन्ग टर्म तक कैसे मोटिवेट करें? देखो एक बात समझो, गोल को लेके लॉन्ग टर्म जब मोटिवेशन की बात करते हो तो उसमें शॉर्ट ट्रिक बनाना बहुत ज़रूरी हो गई। कहने का मतलब ये है कि लॉन्ग टर्म गोल बिल्कुल एनडीए क्रैक करना है, बट एक बार में तो नहीं होगा ना हमला। उसके लिए पहले वीकली गोल होगा, उसके लिए पहले आपका मंथली गोल होगा। वीकली मंथली इसलिए बोल रहा हूँ आपको क्योंकि वीकली आपको टेस्ट करना चाहिए खुद को, मंथली आपको टेस्ट करना चाहिए, उसके पैरामीटर, उसके फीडबैक आपके पास निकल के आने चाहिए। दैट मीन छोटे छोटे टेस्टिंग करो। क्या करो? जब छोटी छोटी टेस्टिंग करोगे तब अपने आप आपका आत्मविश्वास क्या होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक टॉपिक पढ़ा फिजिक्स का, ठीक है ना, आप मान लो एनर्जी ही पढ़ रहे हो। आप एनर्जी आपने कंप्लीट किया, जितना भी प्रीवियस ईयर कलेक्शन है क्या है, पूरा टॉपिक पढ़ने के बाद कोशिश करो लगाने का। पहले कोशिश करो 2 साल का लगाने का, फिर 2 साल उससे पीछे लगाने का, 2 साल उससे पीछे तो तुमको पता चलेगा कि आखिर किस लेवल तक आप डेवलप हुए और क्या करने की ज़रूरत है। और मेन गोल जो है ना वो एक बार में नहीं पाया जाता है, ये धीरे धीरे करते हुए प्रयास आप वहाँ तक क्या होंगे बेटा, पहुँच जाएंगे। तो ध्यान रखिए कि आपका रोज़ का मिशन डन है कि नहीं, इस सप्ताह का मिशन आपका डन है कि नहीं, इस मंथ का मिशन आपका डन है कि नहीं। और मैं फिर तो गारंटीड कहता हूँ कि आपका फाइनल मिशन भी क्या निकलेगा बेटा, डन निकलेगा, ठीक है ना। कभी मत करना उस लाइन को कि अगर आज काम छूट गया तो आज का काम कल नहीं होगा। आज का काम क्या होगा बेटा, आज ही होगा, क्योंकि कल तो आने से रहा। तो अगर आज का छूटा है तो जो कल आज बनने वाला है उस आज में तो आज का काम करेंगे ही, बट ये जो बीते हुए कल का काम छूटा उसको भी उस आज में ख़त्म करने की क्या करेंगे आप, नहीं तो पेंडेंसी बढ़ती क्या होगी, चली जाएगी और लाइफ गड़बड़ हो जाएगी। प्लीज सिट डाउन। चलिए, थैंक यू वेरी मच, इट वाज लवली इंटरेक्शन विथ ऑल ऑफ यू। आशा करता हूँ बहुत कुछ समझाने की कोशिश की है, समझ में आया होगा आप लोगों को। नई ऊर्जा नए जोश के साथ लगिए, पूरी तरह से दिल से हम आपके साथ हैं बेटा, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस ईमानदारी से मेहनत करिएगा, पॉइंट आउट फिंगर दूसरे के ऊपर ना करके हमेशा किसके ऊपर, खुद के ऊपर। मैं आज भी खुद करता हूँ, आई ऑलवेज टुक सजेशंस, आई ऑलवेज टेक सजेशंस फॉर द राइट डायरेक्शन। थैंक यू सो मच। लंबा टाइम हो गया एक्चुअली, हाँ, विपिन सर भी सो जाएंगे अब। तो टुमारो वी आर गोइंग टू मीट, बढ़िया से बढ़िया शाम को 4 बजे पहुँचो। कल बहुत अहम टॉपिक लेके आ रहे हैं, क्या लेके आ रहे हैं, और आज से ईमानदारी से मेहनत शुरू कर दो यार, सारे सेलेक्ट होंगे। हाँ, थैंक यू सो मच। Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। Download the MKZ Learning app and fulfill your dreams.